विरोध हो रहा होगा, आंतरिक विरोध भी होगा। आपने देखा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। किसी व्यक्ति को किसी तीसरे राष्ट्र में अपने कॉन्सुलेट के अंदर बुला के और जिंदा आदमी को काट दिया। इनमें से कई शक्तियां जो है भारत की ओर देख रही हैं। चीन ने भी यहाँ पे बहुत गहरी घुसपैठ की। हमास के जो भी उद्देश्य थे सारे पूरे। अब चाहे शांति भी आ जाए, वो जो फेंस के पास जो इजरायली किबूश रहते थे ना, अब वहाँ रहने में लोग 10 बार सोचेंगे। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पहले अरब विश्व से बहुत सारे लोग भारत आते थे। पर जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र। इन्हीं देशों में जो राष्ट्र हमारे लिए सबसे पहले और हमेशा खुल के आया वो फ्रांस। आज अमेरिका के अंदर इंडियन डायस्पोरा जूइश डायस्पोरा से भी ज्यादा अमीर है। एक जमाना था जब चीन और भारत आधे से ज्यादा दुनिया की अर्थव्यवस्था। चीन के लोग बोलते हैं हमने 1.5 युद्ध किए थे, 2.5 युद्ध किए। संधि हुई, जैसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ टिंगमोस गैंग। कहा जाता है कि जो चीन का प्रतिनिधि था उसको इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत की बाउंड्री पे ऑब्जेक्शन था। कि हम ये सोचते हैं कि जो रस्कम और तकदुम्बश है ये आप स्वतंत्रता के बाद, जब हम शुरू में स्वतंत्र, थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है। और नेहरू जी ने ऑल इंडिया रेडियो पर जाकर ये बोल दिया कि माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम। ये तो बहुत बड़ा कांड हुआ उस वक्त। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है आलोक बंसल जी के साथ में। अब आलोक जी इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर होने के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स और इंडिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें तो अच्छी पकड़ रखते ही हैं। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट की 2 खासियत है। सबसे पहले तो ये पॉडकास्ट एक्चुअली में उसी दिन रिकॉर्ड हुआ था जिस दिन कतर ने हमारे नेवल ऑफिसर्स को रिहा किया था। और आलोक जी ना सिर्फ उन लोगों के फ्रेंड हैं, बल्कि जब आलोक जी यहाँ बैठे हुए थे ठीक उसी वक्त, अब मुझे नहीं पता कि उनमें से किसका कॉल आया था, और उनकी प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए मैंने पूछना उचित भी नहीं समझा, लेकिन उन्हीं में से किसी का फोन आया था आलोक जी को बताने के लिए कि भाई रिहा हो गए हैं, और पूरा कन्वर्सेशन मेरे सामने हुआ। और आलोक जी और जिनका फोन आया था उनकी आवाज में जो खुशी थी और जो सुकून था वो सुन के मेरा दिल खुश हो गया उस दिन। सो इसी वजह से हम लोगों ने आलोक जी के साथ उस दिन वो कतर वाली पूरी स्टोरी डिस्कस करी। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप लोगों को सुनने में मजा आ जाएगा। प्लस यूएसए, सऊदी अरेबिया, इजराइल, अदर कंट्रीज के बारे में डिस्कस करने के साथ साथ इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम लोगों ने आलोक जी के साथ में इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसकी हिस्ट्री को भी डिस्कस किया है। और यकीन मानिए वो हिस्ट्री सुनने के बाद में अगर आप मेरी ही तरह क्वालिटी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के दीवाने हैं तो आप लोगों को सुनने में मजा आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है और बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इसमें निकल के आई है। एंड अगेन, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और नोट्स बनाते हैं तो फिर से यही बोलूंगा कि नोट्स बनाने के लिए सिर्फ कागज और पेन लेके मत बैठिएगा, पूरी की पूरी कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि वो भी कम पड़ेगी। इस वजह से हेडफोन लगाइए और पॉडकास्ट को अच्छे से एंजॉय करिए। नमस्ते आलोक जी, द ज्ञान हट के शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सौरभ जी। सर, कतर एक ऐसी कंट्री जिसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समझना मुश्किल है, क्योंकि कतर वालों ने इंडिया के साथ में अभी हाल ही में जो कुछ भी किया, हमारे 8 नेवल ऑफिसर्स को पहले कैप्चर किया गया, उन्हें सजा दी गई और फिर ऑल ऑफ द सडन रिलीज कर दिया गया। तो सर ये जो पूरा घटनाक्रम है ये क्यों हुआ? देखिए, पहली चीज तो आपने पूछा कतर, तो कतर एक बहुत छोटा देश है। पर कैपिटा इनकम उनकी बहुत ज़्यादा है। अगर गैस की अवेलेबिलिटी देखी जाए तो गैस का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है आज की तारीख में। एक सबसे बड़ा निर्यातक है। रूस, ईरान में बहुत गैस है, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ नेचुरल गैस। प्रॉस्पेरिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। एक बड़ी संख्या में वहाँ पे प्रवासी लोग रहते हैं, क्योंकि जो कतर की जो अरब जनसंख्या है वो बहुत कम है। दूसरे देशों के लोग वहाँ पे काम करते हैं। जितना भी कार्य होता है, अधिकांश विशेषकर जो मैनुअल वर्क है, वो सारे दूसरे देशों के लोग करते हैं। उनमें सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। कतर एक एब्सोल्यूट मोनार्की है, एमिरेट है, और वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो काफ़ी समय से वहाबी संगठनों के साथ जुड़ी हुई है। एक बहुत बड़ा उन्होंने मीडिया हाउस अल जजीरा के रूप में चला रखा है। सर एक मेरा थोड़ा सा क्विक क्वेश्चन है, ये वहाबी जो आपने बताया, वहाबी आइडियोलॉजी तो रेडिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम है ना? बिल्कुल। अब्दुल वहाब करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये वहाबी आइडियोलॉजी की, ये जो है इस्लाम को बहुत ही प्यूरिटैनिकल फॉर्म में देखता है। तो ये लोग कब्रों पे विश्वास नहीं करते, स्मारकों पे विश्वास नहीं करते। और वहाबी आइडियोलॉजी जो है एक बेसिकली सलाफिस्ट आइडियोलॉजी का निकला हुआ तरीका है। वहाबी आइडियोलॉजी वो है जो सऊदी अरब प्रोपेगेट करता है, और वो एक समझौते के तहत निकली है। अब्दुल वहाब और अल सऊद में जो समझौता हुआ, जिसके अनुसार
राजनीतिक रूप से उन्होंने अल सऊद का समर्थन करने की बात की और उन्होंने धार्मिक रूप से अब्दुल वहाब का समर्थन करने के लिए, तो उसके अनुसार ये वहाबी आइडियोलॉजी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई बिलीव वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ उसके ठीक पहले सऊदी अरेबिया के अंदर एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें अपार्टमेंट्स को उड़ाया गया था। आई बिलीव उसके बाद से सऊदी अरेबिया ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को इस वहाबी आइडियोलॉजी से। देखिए, सऊदी अरबिया ने जो कट्टरपंथिता है उससे दूर होने की कोशिश शुरू कर दी है और 9/11 के बाद काफ़ी हद तक की है। अगर आप जैसे जानते हैं, ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब के नागरिक थे, एक बहुत अमीर नागरिक थे, तो उसके बाद से सऊदी अरब से अपने आप को दूर किया। लेकिन कतार का जो है मुस्लिम ब्रदरहुड और इनके साथ अच्छे संबंध रहे और इसी कारण एक वक्त ऐसा आया जब सऊदी अरब, यूएई, मालदीव्स, इजिप्ट, इस तरीके से 5 देशों ने इसके साथ संबंध तोड़ लिए। तो वो एक स्थिति थी। लेकिन कतर के अंदर हमारे जो भारतीय थे, इन्होंने एक कंपनी स्थापित की थी, दहारा ग्लोबल। कंपनी को स्थापित करने वाले एक भूतपूर्व नौसेना के कमांडर थे, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। पर चूंकि कंपनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये लोग आपके मित्र हैं सब? मैं सभी को जानता हूँ, अधिकांश लोगों को जानता हूँ। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी मुझसे 6 महीने सीनियर थे, भोपाल के ही रहने वाले थे और हम लोग जहाज एक साथ कमांड कर रहे थे नौसेना में। तो वो पहले सिंगापुर गए, सिंगापुर नेवी को प्रशिक्षण देते थे, वहाँ उन्होंने कंपनी खोली, उसमें कुछ समस्याएं हुई और उसके बाद वो मिडिल ईस्ट चले गए और उन्होंने ये कंपनी दहारा ग्लोबल स्थापित की। कतार के नियमों के अनुसार शायद अरब ही किसी कंपनी को स्थापित कर सकते हैं और इसलिए उस कंपनी के जो मालिक थे, जो सीईओ थे, वो एक ओमान के पूर्व एयरफोर्स अधिकारी थे। तो वो सीईओ थे, पूर्णेंदु तिवारी मैनेजिंग डायरेक्टर थे और उन्होंने ये कंपनी को धीरे धीरे बढ़ा किया और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भारतीय नौसेना के अधिकारी और सेलर्स जो थे उसमें थे। करीब 200 लोग कार्य करते थे और करीब 40 या 50 देशों के लोग, क्योंकि कतार के नियमों के अनुसार सिर्फ एक देश के नागरिक भी नहीं हो सकते। तो उसमें दुनिया भर के लोग थे, उसमें कुछ पाकिस्तानी भी थे, 2 पाकिस्तानी भी थे और यूरोप के कंट्रीज के थे, यूक्रेन के थे, हर कंट्री के लोग थे। लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस थी, अगर आप सीईओ को छोड़ दो तो सारी भारत। सर, ये ऐसी क्या बात है भारतीयों में कि हर जगह टॉप मैनेजमेंट भारतीयों को ही मिल जाता है? देखिए, भारतीय जो हैं दिमाग तो है ही है। अगर उनको एक सही एनवायरनमेंट मिले तो भारतीय हर जगह ऊपर तरक्की करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में हमें वो सही एनवायरनमेंट कई बार नहीं मिल पाता है। तो सारे थे और इन्होंने कतारी नौसेना में प्रशिक्षण देना शुरू किया, उनकी नेवल एकेडमी स्थापित की और इनके 4-5 वर्टिकल्स थे, जो एक प्रशिक्षण वाले थे, एक नेवल एकेडमी का था, एक मेंटेनेंस का था, कोई भी जहाज आता था उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना, इस तरीके की चीज़ें भी करते थे। तो कई थे और बहुत अच्छा कर रही थी वो कंपनी और इसी के चलते हुए कमांडर तिवारी को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था और वहाँ पे एक बड़े इज्जतदार लोगों की तरह वो रहते थे। 2022 में 30 अगस्त को इनमें से 8 लोगों को अचानक उनको बोला गया कि आपको कहीं चलना है और उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनको ये नहीं पता था कि किसी और को भी गिरफ्तार किया गया है। हर व्यक्ति को अलग अलग गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इन सबको अलग अलग उठाया? जी, और अलग अलग सबको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और शुरू में काफ़ी टॉर्चर भी किया गया, सोने वोने नहीं दिया गया और फिर जब इनको प्रस्तुत किया गया तब इनको पहली बार पता चला कि हाँ, जब पहली बार ये कोर्ट में आए तो पता चला कि हाँ, बाकी लोग भी, और इनके ऊपर ये आरोप लगे कि ये जासूसी कर रहे। तो एक सेकंड बस यहाँ मैं आपको रोकूंगा। कल हम लोग बैठे थे तब आपके पास कॉल भी आया, आपकी बात भी हुई। किन से बात हुई मुझे नाम नहीं मालूम, इनमें से ही किसी से आपकी बात हुई। आपने उनके परिवार के बारे में भी डिस्कस किया, आप शादी के एल्बम वाली बात। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये खबर इंडिया आई थी कि ऐसा ऐसा हो गया, तो एक छोटा सा मुझे थोड़ा सा बताइए कि उनके परिवार ने उस वक्त क्या महसूस किया, किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया? देखिए, क्या था कि जब ये हुआ, घटना हुई, तो कतार में जो भारतीय दूतावास थी उसने बोला कि आप इसके ऊपर कोई हल्ला नहीं करिए, हम कोशिश कर रहे हैं इसको सॉल्व करने। अच्छा। तो काफ़ी समय तक ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं चली। हाँ। मुझे स्वयं ये बात 2-3 महीने बाद पता चली, जब मैं तुर्की में था, अंकारा में था, तब मुझे वहाँ पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है और तब मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू की। उसी तरीके से यहाँ अधिकतर लोगों के परिवारों को बोला गया था कि आप चुप रहिए। तो वो लोग चिंतित थे लेकिन चुप थे, क्योंकि एक बहुत अच्छे असाइनमेंट में थे, कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, तो लोगों को लग रहा था। और कईयों के परिवार जो थे भारत में थे, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ कर रहे थे। ये लोग, अधिकांश लोग अकेले थे, मैं ये नहीं कह रहा सब अकेले थे। और
जैसे मैंने कहा कंपनी 200 लोगों की थी, उठाए सिर्फ 8 लोग गए थे, तो 192 लोग काम कर रहे थे, कंपनी का कार्य चलता रहा। उसके बावजूद जो काम हो रहा था, प्रशिक्षण देने का काम चल रहा था, वो भी चलता रहा। और यहाँ तक कि मेरे ख्याल से मई 2023 तक कंपनी काम करती रही। उसके बाद कंपनी बंद हुई। तो लोगों को पता, सबसे पहला जो मेरे ख्याल से जो आवाज पब्लिकली उठाई गई वो कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन ने उठाई। उन्होंने ट्वीट किया प्रधानमंत्री को कि भाई मेरा भाई जो है बीमार है और मेडिकल कंडीशंस में है और ये स्थिति है, और शायद उसके बाद फिर बाकी लोगों को भी आवाज करनी चाहिए। बट इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ऑलरेडी बिहाइंड द सीन काम कंटिन्यूसली कर रही थी, क्योंकि जैसे एक चीज जो मुझे पता चली है, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी मैं भी कह रहा हूँ वो प्राइमरी सोर्स से नहीं है, सुनी बात है। इन लोगों के जो कुछ संचार थे वो वहाँ पे जो भारतीय डिफेंस अटैचे थे उसके साथ थे। दूतावास में एक भारत का रक्षा अधिकारी होता है, वो वहाँ पे नौसेना का ही था। नौसेना का होने के कारण शायद इन लोगों को जानता होगा, तो कुछ फोन वोन पे कभी ऐसे ही कुछ बातें की हैं जिसको कि कतार के लोगों ने टेप कर रखा था। अच्छा, तो ये रीजन था जिसकी वजह से इनको उठाया इन लोगों ने। अब उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि डिफेंस अटैचे तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के अंदर होता है, तो उसको शायद इन्होंने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया, और वो डिफेंस अटैचे भारत वापस आ गए। जब वो वापस भारत आ गए तब इस मामले ने तूल पकड़ा। मेरे ख्याल से दूतावास नहीं चाहता था कि जब तक वो डिफेंस अटैचे वापस ना आए तब तक ये बात मीडिया में या पब्लिक कहीं भी डिस्कोर्स में आए। उसके आने के बाद ये थोड़ी बातें बढ़नी शुरू हुई, लोगों को पता चलना लगा, लोगों की फैमिली वालों ने मिलना चाहा लोगों से। शुरू में थोड़ा सरकार रिलक्टेंट थी क्योंकि कुछ जवाब देने के लिए था नहीं, तो इसलिए बड़े अधिकारी पहले नहीं मिले, अन्य लोगों से मिलते रहे, लेकिन अन्य लोगों की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, कौन कितना क्या किससे मिल सकता है, क्या बोल सकता है, वो चीज़ें थोड़ी लिमिटेड थी। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि कतर की ओर से इन लोगों के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया था कि ये लोग मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे, वो उसका कोई बेसिस नहीं था। एक्चुअली में एक्चुअल रीज़न ये था कि हमारे इंडिया के जो डिफेंस पर्सन एम्बेसी में थे उनसे कम्युनिकेशन था और उसको उन्होंने मिस जज किया। देखिए, आरोप तो यही था कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। सबूत के तौर पे उनके पास और कुछ नहीं था सिवाय फोन रिकॉर्डिंग्स के, और वो फोन रिकॉर्डिंग भी हमारे बंदे के साथ में थी मेरे ख्याल से, जैसा मुझे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये विषय ऐसा है जिसपे मैं आपको 100% निश्चितता के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि जो लोग आए हैं उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उनसे अभी बात की जाए। शायद 1-2 साल बाद जब वो स्थिति में होंगे तो उनसे बात करके चीजें धीरे धीरे निकल कर आएंगी। कल बट आपने वो जो बेटी की शादी की बात है ना, देखिए, इनमें से बहुत बुरा लगा मेरे को उस वक्त जब मैंने सुना। देखिए, 2 लोग थे जिनकी बेटियों की शादी हुई इस दौरान। उनमें से एक मेरे शिपमेट रह चुके थे, कमांडर वर्मा मेरे से जूनियर थे मेरे। तो जब मैं दोहा, और मैं इस कंपनी में गया था इंसिडेंटली, मैं 2022 में जब दोहा डायलॉग के लिए गया था, तो इन लोगों ने मुझे अपनी कंपनी में इनवाइट किया। मैंने इनकी कंपनी देखी, बहुत अच्छा कार्य कर रही थी। और यहाँ एक चीज समझनी चाहिए, ये जो कार्य ये लोग कर रहे थे, इस कार्य पे यूरोपीय कंपनियों का एकाधिकार। वो समझते थे कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे प्रशिक्षण सिर्फ हम ही दे सकते हैं, क्योंकि हम गोरे लोग हैं, हम इनके पहले कॉलोनियल मास्टर्स थे, तो हम इनको सिखा सकते हैं भाई तुम कैसे करना क्या है। तो इस कंपनी ने उस जगह पे घुसपैठ की थी जहाँ पे कि गोरों का एकाधिकार था। तो इसलिए भी लोग थोड़ा नाराज थे इनसे। बहुत ही ज्यादा वैल्यू का सामान था भाई। एक तो कतार दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक है, पर कैपिटा इनकम में वो आई थिंक अमेरिका से भी ज्यादा बेहतर है। और अगर लॉन्ग टर्म में इंडिया रिप्लेस करने में कामयाब हो जाता है तो फिर तो बहुत दिक्कत होती है। और कई सालों से करने लगे थे, और इन्होंने बड़ी अपनी कंपनी बिल्डिंग बड़ी अच्छी खोल रखी थी, सब कुछ था इनके पास, ना खुद का ऑफिस, 3-4 स्टोरी की बिल्डिंग थी, सब कुछ था। तो बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट था इनका। तो ये है एक्चुअली में बिहाइंड द सीन गेम, इस वजह से पूरा खेल हुआ है। तो क्या है कि वो लोग अनकंफर्टेबल थे, फिर जो भारत के दुश्मन है वो भी अनकंफर्टेबल थे कि भाई भारतीय नौसेना वाले जो हैं ट्रेन कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि लोग चाहते थे कि ये कंपनी यहाँ से चली जाए, और चूंकि वो अच्छा काम कर रहे थे, कोई और तरीका मिलना मुझे मुश्किल लग रहा था, तो ये मिल गया। अब आपने डीए से क्या बात की भाई, जैसे आप एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त करते हो, कुछ भी बात कर लियो, हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो, आजकल हम सबमरीन बना रहे हैं, कुछ भी बात कर लियो, कैजुअल बैंटर जिसे हम कहते हैं,
वो रिकॉर्ड करके और फिर उसको आप जब कोर्ट में लाके सबमिट करते हो तो दूसरा कनोटेशन हो जाता है उसका और कि भाई आपने ऐसा कहा। और वैसे भी भाई इंडियन एक्स नेवी पर्सन थे और इधर भी ये इंडिया का ही बंदा है, तो ये तो नॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये तो होगा ही। वही है, बस थोड़ी गलती इनसे ये हो गई कि इन्होंने ये नहीं रियलाइज किया कि इस देश में टेलीफोन पे जो बात कर रहे हो या जो कहीं पे भी बात कर रहे हो किसी तीसरे आदमी के सामने कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड भी हो सकती हैं, और तय कुछ पार्टी वार्टी में जब बात कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड हो गई हों एक दूसरे से। तो कुछ इस तरीके की चीज़ों को लेकर एरोडेद के ऊपर जासूसी के आरोप लगाए, और काफ़ी दिनों तक अकेले रहने के कारण आप समझ सकते हैं मानसिक अवस्था इन लोगों की काफ़ी खराब थी। और फिर जब सजाए मौत की सज़ा दे दी जाए तो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। कल जब कॉल आया, जब वो बोल रहे थे, उनकी खुशी का ठिकाना, उनकी जो बोलने की आवाज़ थी उससे पता चल रहा था कि वो मतलब मैं कैसे मैं लिटरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब मैं बताओ 18 महीने तक आप रहो परिवार से अलग, मैंने बताया 2 लोगों के बेटियों की शादी हुई और फिर डेथ पेनल्टी सिर पे आके खड़ी हो गई। फिर उसके बाद डेथ पेनल्टी आ गई और फिर आप अकेले हो, आपको सजाए मौत दे दी गई है। आप समझ सकते हो मानसिक स्थिति की क्या हालत हुई होगी। तो उसके बाद जिस तरीके से हुआ और फिर वो आए, तो मैंने जैसे कहा कि वो कल आए तो अब वो जिनकी बेटियों की शादी हो गई वो दामादों से नहीं मिले, बच्चों से नहीं मिले, शादी की एल्बम देख रहे थे कि तो ये एल्बम वाली बात मेरे को बहुत बहुत मतलब दिल को छू गई मेरे को, मतलब बहुत बुरा लगा मेरे को कि कितना अखड़ जाए उनको कि यार जिस बच्चे को पूरी जिंदगी बड़ा किया है ना, अब उसकी शादी कर ली थी, शादी के टाइम पे था और ही मैं बता रहा हूँ कि जब मैं मार्च में मिला था तो इन्होंने कहा सर शादी है आपको आना है, इनविटेशन भेजा, सब कुछ भेजा, और स्थिति ऐसी आई कि वो खुद नहीं थे। मैं हालांकि गया, मैं शादी जरूर अटेंड करने गया और इनकी धर्मपत्नी से भी मिला और बेटी से भी मिला। इनकी बेटी मेरी बेटी के साथ पढ़ती थी स्कूल में, तो जानता था। लेकिन ये ऐसे मौके हैं जो बड़ा ही दुखी कर देते हैं इंसान को, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आदमी दुखी हो जाता है। जो लोग बाहर थे उनके ऊपर भी स्ट्रेस था, और जो इंचार्ज थे उस टाइम उसके, वो भी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, जो इन लोगों के जाने के बाद जो कंपनी चला रहे थे, कमांडर अजय तिवारी थे, उनके ऊपर बहुत दबाव था कि भाई 8 लोग गए हैं, आपको उनको निकलवाना है, ये करना है। तो कंपनी ने काफ़ी कोशिश की। अब यही मेरा क्वेश्चन है सर कि ये सब कुछ हुआ, ये लोग किस तरीके से लोग फंसे। एक समय कतर गवर्नमेंट छोड़ने को तैयार नहीं थी, डेथ पेनल्टी में अंदर कर दिया था, और फिर अभी छोड़ दिया, तो क्या बदला? ये डिप्लोमेसी है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज खाड़ी क्षेत्र में भारत का जो प्रभुत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो इस क्षेत्र में काफ़ी प्रभावशाली हो गया है। आप देखें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के चाहे राजकुमार हो मोहम्मद बिन सलमान हो, या संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हों मोहम्मद बिन जायद हों, या कतार के अमीर हों, इन सबसे बड़ी अच्छे व्यक्तिगत संबंध बना लिए हैं। और अगर आपने देखा हो जब सजाए मौत दी गई उसके बाद कॉप समिट में प्रधानमंत्री मोदी कतार के अमीर से बात कर रहे थे, उन दोनों के बात करने का जो तरीका था और जो तस्वीर आई वही आपको साफ दर्शा रही थी कि अब छूट जाएंगे, अब चीज बदलने वाली है। और उसके तुरंत बाद अगर आपने देखा हो अपील्स कोर्ट ने उनकी डेथ सेंटेंस टर्न डाउन कर दी। बस वहां से ये पक्का था कि अब निकल जाएंगे, क्योंकि कतार और भारत के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है। तो जो अगर सजा याफ्ता कैदी हैं तो वो वापस आने ही थे। तो ये तो मेरे ख्याल से निश्चिंत था कि वो अब वापस आएंगे ही। कब आएंगे ये कहना मुश्किल था, लेकिन इनके आने से पहले अगर आपको पता हो तो भारत और कतार ने एक और बहुत बड़ी डील की है, गैस डील की है। तो ये सब जो चीजें होती हैं इनमें सब में कुछ ना कुछ तो गिव एंड टेक होता ही है। और अब प्रधानमंत्री मोदी कतार जा भी रहे हैं। अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन करने के बाद उनकी कतार की यात्रा निश्चित है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत पॉजिटिव चीज है, और मेरा मानना है कि इसी के फलस्वरूप हमने देखा कि ये जो हुआ। अच्छा सर, ये भी अपने अबू धाबी के मंदिर की बात करी। अबू धाबी में मंदिर बन रहा है, मतलब उद्घाटन होने जा रहा है, बहुत मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। वैसे अगर हम लोग अबू धाबी के कल्चर को मतलब यूएई के कल्चर को देखें तो एक्सेप्टेबल है कि वहाँ की जो लीडरशिप है वो कर सकती है ऐसा। तो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन सर आपसे यही है कि ये जो यूएई की जो लीडरशिप है और जो रेस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट की लीडरशिप है अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज की, इनमें इतना डिफरेंस क्यों? इनकी सोच में ये उदारवादी है और वो बिल्कुल थोड़ा कंजर्वेटिव है। देखिए ऐसा है कि हमें समझना चाहिए इस्लाम को हम लोग कई बार मोनोलिथ की तरह देखते हैं।
इस्लाम में अलग अलग जो यूएई की लीडरशिप है वो सुन्नी लीडरशिप है, वहाबी नहीं है। जो सऊदी अरब की है वो वहाबी विचारधारा की, मतलब यूएई एक तरीके से बड़ा डिफरेंट राष्ट्र है, आप समझे। संयुक्त अरब अमीरात एक तरीके से 7 अलग अलग राष्ट्र। अंदरूनी मामलों में हर राष्ट्र पूरी तरह से स्वतंत्र है, सिर्फ विदेश नीति और कुछ चीजों के लिए वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो उदारवादी रवैया अपनाया था वो दुबई ने अपनाया था। इन 7 में दुबई के पास तेल नहीं है, तो दुबई को अपनी प्रगति के लिए उन्होंने अपने आप को एक व्यापार का केंद्र बनाया, लोकेशन का फायदा उठाया, और दुबई ने एक बड़ा लिबरल एटीट्यूड अपनाया शुरू में। तो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर दुबई एक तरक्की करा बिना तेल होते हुए। जैसे अबू धाबी बहुत बड़ा ही अमीरात है, दुबई के कंपैरिजन में बहुत बड़ी अमीरात है, और वहां पे काफी तेल है, तो पैसा होना उसके पास स्वाभाविक है। लेकिन दुबई के पास उतना तेल और ये संसाधन ना होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। लोगों का निवेश आया, लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई, लोगों ने रिजॉर्ट्स बनाए, लोग घूमने आने लगे। तो ये जो चीजें हैं ये दुबई ने, और फिर धीरे धीरे देखते देखते अन्य अमीरात ने भी किया। और इसमें चूंकि अबू धाबी सबसे बड़ा, सबसे पैसे वाला, और अबू धाबी के जो शासक हैं वो ये संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा सशक्त रहे और उनके पास जमीन भी ज्यादा है। उन्होंने भी देखा कि ये किस तरीके से चल रहा है, और मोहम्मद बिन जायद के नेतृत्व में यूएई ने काफी तरक्की। और ये शुरू से इनको पता था कि ये उस तरीके की कट्टरपंथी विचारधारा संयुक्त अरब अमीरात में नहीं चाहते थे जो सऊदी अरब में एक जमाने में चल रही थी, जिसको इनको लगता था कि वो काफी नुकसानदायक हो। अच्छा सर, आज का सऊदी अरबिया अगर हम लोग देखें तो आज ये सऊदी अरबिया मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है, और मैं मतलब शायद मेरा पर्सनल बायस्ड भी है, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट लीडर इन मिडिल ईस्ट है मोहम्मद बिन सलमान। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने चेंज किसी बात नहीं करी, एक्चुअली में वो बंदा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, और ये एक बहुत बड़ी बात है। लिटरली मुझे डर लगता है कि कहीं उन्हें मार नहीं दिया जाए। तो आप मोहम्मद बिन सलमान को सर कैसे देखते हैं? हमें समझना चाहिए सऊदी अरब क्या है। जी, दुनिया में हर तरीके के राष्ट्र, भारत ज्योग्राफिकल कंट्री है इसलिए भारत है। कुछ जगह कुछ राष्ट्र ऐसे होंगे जो उनकी राजधानी के ऊपर नाम होता है लोगों का, शहरों के ऊपर होता है। सऊदी अरब एक यूनिक राष्ट्र है, ये एक फैमिली नेम के ऊपर है, हाउस ऑफ अल साउद के ऊपर। तो सऊदी अरब में अल साउद के बाद जितने भी शासक रहे वो उनके पुत्र थे, ठीक है। अभी तक क्या था, सऊदी अरब में शासन एक भाई से दूसरे भाई को जा रहा था, और आप ये समझ लिए 100 से ज्यादा भाई थे। तो जब किंग अब्दुल्ला के बाद किंग सलमान किंग बने, इनके एक और भाई थे प्रिंस मुकरीन, जो क्राउन प्रिंस, सेकंड क्राउन प्रिंस थे। जब ये शासक बने तो इन्होंने जो सबसे पहला परिवर्तन किया कि इन्होंने अगली जो पीढ़ी थे उसके शासकों को लाना ऊपर शुरू। इन्होंने पहले अपने भतीजे मोहम्मद बिन नैफ को क्राउन प्रिंस बनाया, और मोहम्मद बिन सलमान को सेकंड क्राउन, डेप्टी क्राउन, और फिर उसके कुछ समय बाद ऑन कैमरा मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन। तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां एक परिवार शासन चला रहा हो, वहां पे जब आप डायनेस्टिक रूल स्थापित करेंगे तो विरोध होना तो स्वाभाविक है। विरोध हो रहा होगा, आंतरिक विरोध भी होगा। आपने देखा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ किया गया, ये किया। अब चूंकि एक जनरेशनल चेंज आ गया, किंग सलमान काफी वृद्ध हैं, और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोहम्मद बिन सलमान ही चला रहे हैं। वो तो मेरे हिसाब से शायद जब से उनको प्रधानमंत्री बनाया इन लोगों ने, क्राउन प्रिंस बना दिया। बेसिकली मोहम्मद बिन नैफ के हटने के बाद से इनको यमन वॉर का जब से लीडरशिप दी थी, मैं सबसे उसके बाद से एमबीएस ही सबको संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। देखिए, और इनकी जो शासन व्यवस्था है निरंकुश शासन तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, एक परिवार का है। और इन्होंने काफी परिवर्तन लाया। महिलाएं आज बाहर घूम पा रही हैं, पहले महिलाएं निकल नहीं सकती थी, ड्राइव नहीं कर सकती थी। काफी परिवर्तन लाया है, इसमें कोई शक की बात। कॉन्सर्ट हुआ अभी थोड़े दिन पहले, मैंने बताया। अब देखिए, लेकिन क्या ये सिर्फ परिवर्तन की भावना से हुआ है, इस पे सवाल है। लोगों का कहना है कि वो शायद पश्चिम का समर्थन चाह रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, जमाल खशोगी। ये आपको समझना पड़ेगा। जमाल खशोगी को जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, वो नृशंस से नृशंस भी हत्या को भी पीछे छोड़ सकती है।
आप किसी व्यक्ति को किसी तीसरे राष्ट्र में अपने कॉन्सुलेट के अंदर बुला के और जिंदा आदमी को काटते हैं, वो मेरे ख्याल से नृशंसता की हद है। तो जिस तरीके की वो घटना हुई उसके बाद यूएस कांग्रेस, यूएस सेनेट में इनका काफी विरोध हुआ। यहाँ एक सर मेरे मन में सवाल ये है कि जमाल खशोगी की हत्या हुई, हत्या किसने करवाई ये भी हम लोगों को मालूम है, हत्या क्यों करवाई ये मेरे को थोड़ा सा मतलब इतनी निर्दयता से हत्या क्यों करवाई ये मेरे को समझ में नहीं आता। ये वो विरोध कर रहे थे और चूंकि यूएस में थे और मीडिया में लिखते थे तो वो शासन का विरोध कर रहे थे। नहीं, बट जैसे एक जमाना था जब जमाल खशोगी सऊदी अरेबिया में थे, सऊदी अरेबिया में रह के उन्होंने एमबीएस के अगेंस्ट में लिखना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एमबीएस के दबाव में उन्हें सऊदी अरेबिया छोड़ के जाना पड़ा। बाहर जाके तो कुछ भी लिखे क्या फर्क पड़ रहा है, बहुत सारे लोग लिखते हैं एमबीएस के बारे में। देखिए क्या है, वो शुरुआती दौर था। एमबीएस पूरी तरह से सत्ता पे काबिज अपनी पकड़ बना नहीं पाए थे, काफी अनसर्टेनिटी थी, रॉयल फैमिली में कई लोग इसके खिलाफ थे और उस समय जो भी लिखा जा रहा था उसका फर्क पड़ता था। एक चीज समझिए, जब आदमी पूरी तरह से सत्ता में है, जब आप बिल्कुल शासक हो तो आपको चिंता नहीं पड़ती, कोई भोगता रहे इधर उधर। लेकिन जब आपको लग रहा है कि आपकी कुर्सी डावाडोल है और हो सकता है कुछ गड़बड़, तो जो दूसरा कहता है उसका ज्यादा असर पड़ता है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो शायद ये कारण था। और खैर ये कहना कि एमबीएस ने ही हत्या कराई मेरे ख्याल से आज गलत होगा, लेकिन हाँ सारे जो इंडिकेशंस हैं वो यही दर्शाते हैं कि ये जो क्योंकि मतलब हत्या किसने करवाई हम में से कोई भी नहीं जानता। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिन्होंने हत्या की उन लोगों के खिलाफ सजाएं दी गई, उनको भी मृत्युदंड भी दे दिया गया। तो अब ये थोड़ा समस्याग्रस्त चीज है कि क्या ऐसा किया गया कि आपने किसी को भेजा, हत्या कराई और उसके बाद फिर उसको ही मृत्युदंड दे दिया, उससे पल्ला झाड़ लिया गया, ये क्या किया गया। और एमबीएस तो मतलब मैं कभी सऊदी अरेबिया का मेरा ट्रिप हो, इस वजह से कहना जरूरी है, एमबीएस तो इतने सभ्य पर्सन है कि जमाल खशोगी की हत्या के बाद में उसके बच्चे को बुला के उन्होंने श्रद्धांजलि भी व्यक्त करी थी। वो तो खैर सऊदी अरब में होता है, उनको कंपनसेशन और उनसे ब्लड मनी और उनसे ये करना, वो तो उस तरीके की चीजें होती रहती हैं। वो मेरे ख्याल से रियल पॉलिटिक में इस तरीके की घटनाएं, कई चीजें पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी होती हैं। तो ये है, लेकिन ये बात सही है कि उस घटना का जो धब्बा है उनके ऊपर रहेगा, उनको जब तक वो हटेगा नहीं, वैश्विक जो स्वीकृति है उनकी वो थोड़ी मेरे ख्याल से लिमिटेड रहेगी। अब सर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं सऊदी अरेबिया और भारत के बारे में, क्योंकि ये जो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त शुरू हुआ, ये जो गाजा के अंदर वॉर शुरू हुई, उसके ठीक पहले कॉरिडोर बनाने की बात हो गई थी फाइनलाइज। तो अब यहाँ अपन इंडिया सऊदी अरेबिया के रिलेशन को कैसे देखते हैं और सऊदी अरेबिया अब इस कॉरिडोर वाली सिचुएशन में भारत के लिए कितना मायने रखता है? देखिए, सऊदी अरब एक जमाने में भारत का सबसे बड़ा तेल का निर्यातक था। जो सबसे ज्यादा तेल और एनर्जी आती थी सऊदी अरब से, आज की तारीख में नहीं आती है। यह हम इसको अच्छी तरह समझ लें। जब से इराक से तेल आना शुरू हो गया है, इराक नंबर 1 पे पहुंच गया था और अब तो बीच बीच में कई बार रूस नंबर 1 पे पहुंच चुका है, ठीक है। लेकिन सऊदी अरब का महत्व क्यों है? एक तो तेल के सबसे बड़े प्रचुर भंडार हैं उनके पास, एक बहुत रिच कंट्री है। एमबीएस ये भी जानते हैं कि ये तेल के ऊपर ही देश हमेशा नहीं चल सकता, तो वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, सॉवरेन फंड बना रहे हैं। तो जहां तक सवाल इन्वेस्टमेंट का है, देखिए आज की तारीख में ये हमें समझना चाहिए कि सऊदी अरब में तेल के सबसे प्रचुर भंडार है और एमबीएस ये भी समझ गए हैं कि सिर्फ तेल के बलबूते पर सरकारें नहीं चल सकती। कभी ना कभी तो एनर्जी, तेल खत्म होगा और तेल खत्म नहीं भी होगा तो जो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो हाइड्रोकार्बन से दूसरे एनर्जी के स्रोतों की तरफ बढ़ जाएगी। तो वो अब एक सॉवरेन फंड करके निवेश करना चाहते हैं, जिससे कि अगर तेल खत्म भी हो जाए तो सऊदी अरब जो है उस निवेश के बलबूते पर अपनी अर्थव्यवस्था को चलाता रहे। और मेरा ये मानना है कि इस वक्त भारत से बेहतर कोई डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के लिए हो नहीं सकता। सऊदी अरब के पास एक बड़ी प्रचुर मात्रा में विदेशी फंड्स हैं और वो मेरे ख्याल से भारत में निवेश करना चाहेंगे। तो भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। भारत
सामान्य तौर पर दूसरे देशों के अंदरूनी मामलात में हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, ये इंडिया की पॉलिसी, मतलब मैंने एक चीज देखी है कि ये लोग, ईरान हो गया, कभी कभी सऊदी अरेबिया भी हो गया, कतर भी हो गया, ये लोग मुंह उठा के कुछ भी कर, इंडिया ने हमेशा कंसिस्टेंसी रखी है इस पॉलिसी में, आज तक कभी भी इंटरफेयर नहीं। इनफेक्ट पाकिस्तान के इंटरनल मामलों में भी इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बैठी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के मामले में मैं ये नहीं कहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान के बारे में बोला वो है, एक रेयर केस देखिए है। ऐसा नहीं है तो ये कहना कि पाकिस्तान के, लेकिन हाँ बट हमने उसको भी यहाँ, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, बट ये जो बलूचिस्तान के लिए मोदी जी ने वहाँ लाल किले से खड़े होकर बोला था, धन्यवाद अदा किया था, बट उसके बाद में उसको फॉलो थ्रू कहाँ किया? ये फॉलो थ्रू क्या किया नहीं किया ये तो कहना बड़ा मुश्किल कार्य है ना, क्योंकि अगर फॉलो थ्रू किया भी होगा तो आपको और मुझे तो पता नहीं होगा। हाँ, है तो ये अलग बात है, लेकिन हाँ एक मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम सामान्य तौर पर, और पश्चिमी देश जो हैं इन राष्ट्रों का विरोध तो करते ही हैं, क्योंकि सऊदी अरब की जो पॉलिसीज थी वो आज के इस जमाने में बड़ी ही मध्ययुगीन थी आप कह सकते हैं, और उनको समर्थन देना एक उदारवादी पश्चिमी विश्व में बड़ा मुश्किल। महिलाओं की जो स्थिति थी, जिस तरीके कट्टरपंथी था, और ये अपने वहाबी चैरिटीज को जो पैसा दे रहे थे, जो जगह जगह वहाबिज्म को फैला रही हैं, आज भी फैला रही हैं, उनको समर्थन देना पश्चिमी देशों के लिए थोड़ा मुश्किल था। और ऐसे में उनको एक ऐसा और ये भी जानती हैं, देखिए ये खाड़ी के जितने भी देश हैं यहाँ पे सब जगह एक निरंकुश शासन है। कुवैत में एक पार्लियामेंट जरूर है, उसको क्वासी पार्लियामेंट्री कह सकते हो आप, वहाँ पे एक चुनी हुई सरकार होती है, हालांकि वहाँ पे भी किंग है कुवैत में, लेकिन फिर भी वहाँ पे कम से कम फिर भी चुनाव और वो है। तो बाकी राष्ट्रों में तो बिल्कुल ही निरंकुश सरकार है। तो बेसिकली इन जगहों पे जो सत्ता पर लोग हैं वो काफी, मैं ये नहीं कह रहा कि लोकप्रिय नहीं है, पर लोकप्रियता उन्होंने खरीदी हुई है। उन्होंने अपने नागरिकों को जो सुविधाएं दी हैं उससे लोग ये, लेकिन ऐसी स्थिति में इनकी जो अपनी पोजीशन है वो काफी अस्थिर रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बड़ा नैरो सपोर्ट बेस है, कोई पॉपुलर सपोर्ट तो है नहीं। तो ऐसे में एक बाहरी शक्ति का समर्थन ऐसे राष्ट्रों के लिए और ऐसी सरकारों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ये अमेरिका इनको ये ट्रेडिशनल सपोर्ट देता था। अब इनमें से कई शक्तियां जो है भारत की ओर देख रही हैं, क्योंकि चीन ने भी यहाँ पे बहुत गहरी घुसपैठ की। देखिए चीन की जो विदेश नीति है शी जिनपिंग के अंतर्गत काफी प्रोएक्टिव हो गई। देखिए चीन ने जो सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो मध्यस्थता की, आप चाहे जो भी कहें वो काबिले तारीफ थी। हाँ, वो तो बहुत शौकीन था, जब वो निकल गया है तो मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ, उनके भारी कर दिया ना। है, हमें भी सोचना चाहिए था इसके बारे में। या चीन तो पहल करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में भी तैयार था, और वो इजराइल और हमास के बीच में भी बोलने को तैयार है। तो वो स्थिति है। तो जब सऊदी अरब ने देखा कि भारत के साथ आर्थिक रूप से जुड़ना, राजनीतिक रूप से जुड़ना अच्छा है, और तो ये मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर है इसकी बात हुई। और यहाँ हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये सरकारें जो हैं, क्योंकि जनता के समर्थन पर नहीं टिकी हुई हैं, ये कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम है। हाँ, ये बेनिफिट है। देखिए अब अगर इजिप्ट की सरकार इजराइल से हाथ जोड़ ली, हालांकि उन्होंने कैंप डेविड किया, पर वो इस तरीके से तो नहीं कर सकते थे ना। उन्होंने कुछ और चीज देखी, उन्होंने अपनी टेरिटरी वापस मिल रही थी, ये देखा, ये हुआ। अब जैसे कोई और सरकार है, जैसे लीबिया है, मोरक्को है, उसके लिए जो जहाँ पे जनतंत्र है, या अल्जीरिया है, उसके लिए इजराइल से इस तरीके से हाथ मिलाना किसी भी जनतांत्रिक सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होता। बट इजिप्ट में भी तो जब वो हुआ उसके बाद में असैसिनेशन हुआ उनका, अनवर सदात का असैसिनेशन हुआ, वो बात सही है। लेकिन उसके बावजूद मैं अभी पिछले साल ही मिस्र गया था, अनवर सादात आज भी बहुत लोकप्रिय है। अच्छा, असैसिनेशन के बावजूद। मतलब मैंने एक्चुअली इसको अच्छे डिटेल में कवर किया था, इस पूरे वो यम किपुर वॉर को, और जब मैं पूरा स्टडी कर रहा था, मतलब मुझे वाकई में लगा कि बंदा मास्टरमाइंड था, उसने बहुत अच्छे से खेल किया, और मतलब देखिए ऐसा है, टेरिटरी लेने में भी कामयाब हो गया, पीस लाने में भी कामयाब हो गया। दो चीजें थी। यम किपुर वॉर बहुत महत्वपूर्ण वॉर था, इजिप्शियंस ने अच्छी प्लानिंग की थी, और उन्होंने इजराइल को सरप्राइज कर दिया। अगर अमेरिका की सहायता नहीं मिलती तो इजराइल गया था।
लेकिन उस युद्ध के बाद उनको ये भी पता चल गया इजिप्शियंस को कि भाई अमेरिका इजराइल को हारने नहीं देगा। अब हारने नहीं देगा और आपकी जमीन उनके कब्जे में है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि शांति समझौता किया जाए और इसको ले लिया जाए, और वो उन्होंने उनके साथ किया और ले आए। और उसी के बाद अगर आप देखो पिछले कुछ समय से क्या हो रहा था, जैसे मैं भी मिडिल ईस्ट पे जब टॉक देता था या वेस्ट एशिया पे टॉक देता था तो मैं पहले यमन की बात करूंगा, सीरिया की बात करूंगा, इराक की बात करता था, ईरान की बात करता था, और फिर कहीं जाके पैलेस्टाइन इशू आता था नीचे कोने में। तो हमास ने जब ये हमला किया तो हमास का उद्देश्य क्या था? वापस से इसको खड़ा करना, इसको उनका तो हंगामा खड़ा करना ही मकसद था। नहीं, हंगामा ही नहीं, उनके 4-5 मकसद थे। और एक सऊदी अरेबिया की इनकी पीस डील डिरेल करना था। अगर आप देखें डिस्पैशनेटली तो हमास के जो भी उद्देश्य थे सारे पूरे हुए। देखिए, हमास का पहला उद्देश्य था कि ये पीस डील जो हो रही थी और ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स हो रहे थे इनको डिरेल करना, क्योंकि यूएई ने तो कर ही लिया था, अब सऊदी अरब का भी होने वाला था। कुछ ही दिनों की बात थी, अगर ये नहीं होता तो हो ही गया होता। दूसरा, जो पैलेस्टीन का मुद्दा जिस पे कोई बात नहीं करता था, फिर से फ्रंट स्टेज आ गया। तीसरा, जो इजराइल के अंदर जो फिलिस्तीनी है उनमें अब हमास नंबर 1 हो गया। पहले भी नंबर 1 था, लेकिन अब उनको ये लगने लगा कि ये पैलेस्टीन अथॉरिटी तो कुछ कर ही नहीं सकती। अगर हमारे लिए कोई लड़ सकता है तो हमास ही लड़ सकता है। चौथा, अब चाहे शांति भी आ जाए, वो जो फेंस के पास जो इजरायली किबूश रहते थे ना, अब वहां रहने में लोग 10 बार सोचेंगे। इसीलिए अब इजराइल बोल रहा है कि हम गाजा स्ट्रिप पूरी कैप्चर करना चाहते हैं। पूरी कैप्चर करना तो एक बहुत बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। लोग कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, तो ये एक बड़ी समस्या है। तो उसके कारण जो हमारा जो मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर था जो सऊदी अरब के थ्रू जाने वाला था, वो अटक गया। वो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल के लिए अटक गया, बिल्कुल ही अटक गया। क्योंकि आपने बोला कि मैं भी ये हाल ही में आप इजिप्ट गए थे, और हाल ही में हमारे यहाँ पे भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीसी साहब को भारत बुलाया था। तो मेरा आपसे बस एक ये पूछना है कि आप वहाँ इजिप्ट में घूमे, इजिप्ट के लोगों से आपने बात करी होगी, है ना, तो इजिप्ट के लोगों के बीच में इंडिया की एज ए नेशन क्या इमेज है? देखिए, दुर्भाग्य से क्या है कि इजिप्ट में आज लोग भारत को ज्यादा जानते नहीं। वो नासर और नेहरू का जमाना चला गया। एक जमाना था जब इजिप्ट से जो पढ़े लिखे लोग थे, लोग भारत ही आते थे। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पहले अरब विश्व से बहुत सारे लोग भारत आते थे पढ़ाई के लिए। जो रिलेटिव हमारी एज थी एजुकेशन और इन फील्ड्स में, वो धीरे धीरे कम हो गई है। हेल्थ में अभी भी हमारी अच्छी पकड़ है, लेकिन इजिप्ट थोड़ा ज्यादा दूर हो जाता है। तो अभी जो है खाड़ी के देशों से तो लोग आते हैं आपके यहाँ, लेकिन जो नॉर्थ अफ्रीका है वहां से लोग अब कम आते हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि इजिप्ट के लोग जो हैं रिलेटिवली सेक्युलर हैं, और इजिप्ट में कॉप्ट क्रिश्चियंस जो होते हैं, कॉप्टिक क्रिश्चियंस जो हैं, वो एक जमाने में 10% से ज्यादा थे, और आज भी उनकी काफी संख्या है, और वो काफी अमीर और प्रभावशाली लोग हैं। तो वो असर है। लेकिन हमने देखा बीच में जब चुनाव हुए तो मुस्लिम ब्रदरहुड चुनकर आई थी, वो तो बहुत शॉकिंग था। तो फिर ऐसा है कि पब्लिक में ये प्रॉब्लम है। हालांकि मैंने वहां जो देखा, मेरे को जो लगा कि विशेषकर जो शहर हैं वहां पे लोग अधिकतर मेरे ख्याल से अल सीसी से खुश हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, करेंसी बुरी हालत में है, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि जो मिस्र है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला अरब राष्ट्र है, और अरबों की वो हमेशा से सांस्कृतिक कैपिटल टाइप रहा है। जो कैरो शहर है, अल अजहर विश्वविद्यालय है। नासिर के वक्त तो अच्छा पावरफुल भी था। नहीं, नासिर के वक्त तो एक विचारधारा थी, नासिर राइट्स होते थे। अगर आपको याद हो, सऊदी अरब में एक किंग का असैसिनेशन हुआ था, उन्हीं के परिवार वाल के लोगों ने किया था। नासराइट था जिसने उसका नहीं किया था, जहां तक मुझे याद है। बताया ना, हाउस ऑफ अल सऊद का ही था जिसने असैसिनेट किया था। उसके बाद तो एक शराबी किंग बने, उसके बाद में ये बने थे जो तीखी दाढ़ी वाले हैं, किंग फैजल। मेरे हिसाब से जैसे अभी तक सऊदी अरेबिया में जितने भी किंग बने, किंग फैजल सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल किंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि पॉपुलेट, और सिर्फ ये किंग फैजल का अगर हम लोग देखें तो सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, ऑल ओवर इस्लामिक वर्ल्ड में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है। देखिए, सऊदी अरब के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है हाउस ऑफ अल सऊद के साथ,
कि वो कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क, और इसके कारण उनका प्रभाव तो रहता ही है। दूसरा, पैसे से भी अब अमीर है। पहले तो क्या था कि ये काफी गरीब राष्ट्र थे जब तक तेल नहीं निकला था। तो इजिप्ट वगैरह तो बड़े इंपॉर्टेंट राष्ट्र थे, बड़े शक्तिशाली राष्ट्र थे एक जमाने में। इजिप्ट की जनसंख्या इनसे बहुत ज्यादा है, और सऊदी अरब क्षेत्रफल में बड़ा लगता है लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है। और यमन से इनको चिंता इसीलिए होती है कि यमन की जनसंख्या सऊदी अरब के बाद उस अरेबियन पेनिनसुला में सबसे ज्यादा है, और काफी अच्छी खासी जनसंख्या, मतलब उस छोटे से टेरिटरी के हिसाब। तो जो प्रभाव था नासर का वो तो था। आज की तारीख में दुर्भाग्य से अर्थव्यवस्था चौपट होने के कारण इजिप्ट उस स्थिति में नहीं है कि वो अपने आप को एक प्रभावशाली, तो इजिप्ट जो है अभी सऊदी अरेबिया के ऊपर डिपेंडेंट है काफी हद तक। और इसीलिए आपने देखा कि वो जो 2 द्वीप थे उनके, जो रेड सी में थे, वो उन्होंने गल्फ ऑफ अकाबा वाले जो थे दे दिए सऊदी अरब को, अन्यथा उस पे भी काफी झगड़ा हो सकता था। तो इस तरीके की कई चीजें हैं। अब हम लोगों ने बात करी थी कि हमास के जितने ऑब्जेक्टिव हैं सारे अचीव हो गए इसमें। अब मेरा सर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्योंकि हमास एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी इस तरीके का कुछ होता है तो इमीडिएट इम्पैक्ट तो यही होता है कि जो युवा पॉपुलेशन है उनके बीच में जो रेडिकल एलिमेंट है वो पॉपुलर हो जाते हैं। ये हमेशा हर जगह देखने को मिलता है। तो यही सेम चीज़ फिलिस्तीन के अंदर भी हो रही है। बट ये बात भी मेरे हिसाब से बहुत हद तक अब आप बताइएगा कितना सही कितना गलत है कि हमास के बलबूते पे तो पैलेस्टाइन के लोग जो पैलेस्टाइन का एज ए नेशन ड्रीम देख रहे हैं वो अचीव नहीं कर सकते। वो तो पैलेस्टाइन के अथॉरिटीज़ के थ्रू ही अचीव हो सकता है। लेकिन अगर हमास इतना पावरफुल रहेगा तो फिर फिलिस्तीन की अथॉरिटीज़ की कौन सुन रहा? देखिए, जब हम हमास की बात करते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब ओस्लो अकॉर्ड हुआ था तो एक 2 नेशन थ्योरी और सजेशन हुआ था। उसके बाद इजराइल ने कोशिश की कि हमास गाजा स्ट्रिप पे अपना अधिकार बना के रखे क्योंकि उससे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वीकन हो गई और उनको ओस्लो अकॉर्ड इम्प्लीमेंट नहीं करना। लेकिन अब जो भी हमास ने किया है उससे पैलेस्टीन का मुद्दा तो आ गया। जब वैश्विक जनमत की आप बात करोगे तो वैश्विक जनमत में आज की तारीख में इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा लोगों के मन में विचार उठ रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो अमेरिका ने भी कहा कि भाई आप रफा पे अगर हमला करोगे तो फिर ये गलत चीज है। अभी कल परसों शायद एयर स्ट्राइक करी इन लोगों ने रफा के ऊपर की है। उन्होंने बोला बिना प्लान के। अमेरिका का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। तो अब जो स्थिति है, क्योंकि अगर आप देखें जो यूएन असेंबली में जो रेजोल्यूशंस पास हुए उसमें कई यूरोपीय देशों ने भी इजराइल के खिलाफ वोट किया है। हालांकि हमने एब्सटेन किया है, पर मैं देख रहा था कि कई नेटो कंट्रीज ने भी इजराइल के खिलाफ दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। फ्रांस जैसे कंट्री वगैरह जो है इन्होंने वो किया है, तो दबाव तो अब बनेगा। अब कैसे होता है, क्योंकि इजराइल को भी ये सोचना पड़ेगा, आप सारी जिंदगी लड़ नहीं सकते। हाँ, और कहीं ना कहीं तो इनको भी सेटलमेंट तो करना पड़ेगा। कब तक खींचेंगे ये लोग इसको? इस युद्ध ने बहुत सारी चीजें दिखाई। एक तो ये दिखा दिया कि इजरायली आर्मी इनविंसिबल नहीं है। वो तो मेरे हिसाब से सर याम किपुर वॉर ने भी दिखा दिया था। वो याम किपुर ने भी दिखा दिया था, पर फिर भी क्या था कि यम किपुर में अमेरिका की सहायता से इजराइलीज स्वेज के दूसरी बार जाने पे सफल हो गए। तो वो चूंकि सफल हो गए तो जब हम डिस्पैशनेटली एनालाइज करते तो लगता है हाँ ठीक है, स्टेलमेट हो गई, ये हो गया वो हो गया, और इतना छोटा राष्ट्र था इसने ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन अब जो स्थिति है, हमास तो बिल्कुल ही इजराइल के अंदर घुस के उसने किया। और अगर आप देखें तो इस तरीके का हमला तो पिछले कभी समय से हुआ ही नहीं कभी। बट मतलब हम लोग ये जो हम लोग बात कर रहे हैं भाई, हमास ये इसको कामयाब हो गया इसको मुद्दे को उठाने में इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन हमास ने जिस तरीके का हमला किया कहाँ एक्सेप्टेबल है वो भाई? आप फ्रीडम फाइटर के फ्रीडम के नाम पे आप फाइट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, 4 महीने के बच्चे को माइक्रोवेव में डाल के चला देना, औरतों का रेप करना, बुजुर्ग औरत को अस्पताल के बेड पे मतलब उस पे बोतलें लगे वहां जाके मारना, उसका रेप करना, कहाँ जस्टिफाई है? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि कोई भी ऐसी, लेकिन एक चीज और समझनी चाहिए कि जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो पूरी तरह से 100% सच नहीं। इस युद्ध में मीडिया कैंपेन एक बहुत बड़ा चला है, और इजराइल की ओर से एक बहुत बड़ा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी चला है। पर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और वो आतंकी घटनाओं में इंडल्ज करेंगे, और हमास का समर्थन करना किसी का भी उद्देश्य होना नहीं चाहिए। पर जो हमास ने मुद्दे उठाए हैं उन पर इजराइल को आगे चलकर विचार करना पड़ेगा।
आप इस वक्त नेतन्याहू चाहते हैं कि ये युद्ध चलता ही रहे। भाई इजराइल, नेतन्याहू ने पहले क्या बोला था, 4 दिन के अंदर कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ हुआ नहीं। उनकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है ना, तो वो नहीं, युद्ध ही बचा नेतन्याहू रहा है। इस वक्त चाहते हैं कि युद्ध चलता रहे, क्योंकि उनको मालूम है जिस दिन युद्ध खत्म हुआ उनकी सत्ता गई। हाँ, नौकरी गई, वही वाली बात है। तो अब क्या है कि उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि ये युद्ध चलता रहे। उनकी पॉपुलैरिटी तो बहुत लो है ही है, क्योंकि जिस तरीके से हमास ने हमला किया, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह पूछते हैं। उन्होंने रिहर्सल किया, जो घटना की सबकी उनकी आंखों के सामने किया, आप देख रहे थे, और फिर भी आपने कुछ नहीं किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है। सर इससे इजराइल इनसे थोड़ा सा दूर चल के बात करते हैं इजराइल के मुख्य एलाय अमेरिका के बारे में, इनफैक्ट अमेरिका और भारत के रिश्तों के बारे में। मतलब ऑनेस्टली बोलूँ सर, मैं काफ़ी जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करता हूँ, और मैंने आज तक मतलब पिछले 4-5 सालों में जितने भी यूएस डिप्लोमेट्स और यूएस ऑफिशियल्स के इंटरव्यू देखे, हर बंदा इंटरव्यू में यही बोलता है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप स्पेशल रिलेशनशिप है। इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप दिन ब दिन मजबूत होने के आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन रियलिटी तो मेरे को कुछ अजीब अलग ही दिखता है। अब तो ये सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है इलेक्शन से पहले एक बार सैंक्शंस इम्पोज भी कर सकते हैं इंडिया के ऊपर। तो ये कथनियों करने में अंतर और डामाडोल क्यों चल रहा है मामला? कि हर सवाल का जवाब जो है इतिहास से शुरू होता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमने एक नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई। एक जमाना ऐसा आया जब सेनेटर मैकार्थी थे और उनका कहना था नॉन अलाइनमेंट इज इमोरल। अगर आप देखें, रामधारी सिंह दिनकर की भी एक कविता है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, वो उन्होंने लिखी है। तो तटस्थता के ऊपर वो उनका सिद्धांत था। हमने एक बहुत अच्छी चीज सोची, हम नॉन अलाइनमेंट किया। और आज चाहे व्यक्ति कोई कुछ भी कहे, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि गुटनिरपेक्षता बहुत सही कदम था भारत के लिए। हाँ, ये तो मुझे भी नेहरू जी का 47 में, और हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व में थे। और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने पश्चिमी संगठनों को जोड़ा, तो अमेरिका धीरे धीरे हमारा विरोधी होता चला गया। कश्मीर पे जो उनकी वोटिंग पैटर्न्स हैं वो धीरे धीरे हमसे दूर होते चले गए। कैनेडी के टाइम में व्यक्तिगत केमिस्ट्री जो है उनकी नेहरू जी से काफी अच्छी थी, क्योंकि नेहरू भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, एक इंटेलेक्चुअल थे, और काफी कुछ तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनका भी एक प्रभुत्व था। सर एक मेरी ना मतलब ऐसे टोक नहीं रहा हूँ, सॉरी, बट एक मेरी इच्छा है आपके साथ में नेहरू जी के ऊपर एक पॉडकास्ट कर लेगी, क्योंकि एक्चुअल क्या थे और छवि क्या है मेरे को लग रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो हम लोग आगे चल के कभी पॉडकास्ट करेंगे नेहरू जी के ऊपर, आप वापस वहीं से शुरू बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ। पर क्या है ना कि हम 2024 में बैठकर 1947 के ऊपर कमेंट पास करें, ये जब तक आदमी उस दौरान की सारी चीजों को ना जाने, और फिर क्या कि बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट के साथ तो आप बहुत कुछ कह सकते हो। तो क्या है कि उस टाइम में भी एक थोड़ा संबंध थोड़े इम्प्रूव हुए, पर कैनेडी के जाने के बाद, कैनेडी की हत्या के बाद तो हमारे संबंध बिगड़ते ही चले गए। लाल बहादुर शास्त्री के समय तो एक दौरा इनका कैंसिल करना पड़ा अमेरिका का, और उसके बाद आपने देखा 71 के टाइम तो दैट वुमेन करके इंदिरा गांधी को बोला गया, इससे ज्यादा क्या हो सकता था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भारत को आईएमएफ की एड मिलती रही। आप इस बात को ध्यान रखिए, और ये ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। और इसका एक कारण है, मेरा ये हमेशा से मानना है कि राष्ट्रों के बीच जो संबंध है ना, लोग कहते हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स बट परमानेंट इंटरेस्ट, पर मेरा ये मानना है परमानेंट इंटरेस्ट भी नहीं होते। ये भी गलत है। लोग कहते हैं कि कुछ साल पहले तक अमेरिका का इंटरेस्ट था सऊदी अरबिया में और खाड़ी में, क्योंकि तेल चाहिए था। आज उनको तेल नहीं चाहिए, तो इंटरेस्ट खत्म हो गया ना। बट देयर आर परमानेंट वैल्यूज। तो जो डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म की जो वैल्यूज हैं हमारे देश में, वो अमेरिका में भी है। और इन वैल्यूज के चलते हमारे संबंध चाहे कितने भी खराब हो राजनीतिक, उस पर ऐसा नहीं रहा कि हमारे लोग वहां पे नहीं थे, या वहाँ से पैसा हमारे यहाँ जो आईएमएफ का लोन वगैरह था, आईएमएफ के एक ज़माने में हम सबसे बड़ा रेसिपिएंट थे दुनिया में। लेकिन उसके बावजूद जैसे हमने देखा 70 के दशक में हमारी जो स्थिति थी काफ़ी
खराब होती गई अमेरिका के साथ। याहिया खान निक्सन को माओ से मिला रहे थे, तो पाकिस्तान उनके लिए महत्वपूर्ण होता चला गया। और भारत की स्थिति आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और जैसे जैसे पाकिस्तान अमेरिका के पास हुआ, भारत सोवियत संघ के साथ होने लगा। और एक जमाने में तो उनको ये लगने लगा था कि हम सोवियत संघ के पूरी तरह से एलाई हो गए हैं। और कई बात भी थी, जैसे अफगानिस्तान में जब सोवियत संघ गया तो जो हमारा विरोध था उतना नहीं था प्रखर जितना हो सकता था। और ये स्थिति चलती रही, स्थितियां गंभीर होती रही। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब इराक वॉर हुई थी तो उस वक्त भी हम लोगों ने सऊदी, मतलब जब अमेरिका वाले इराक में घुसे थे, अभी नहीं इससे पहले लास्ट टाइम, तो उस वक्त भी एक तरह से हम लोगों का सेम स्टैंड था जो सोवियत यूनियन का स्टैंड था, उसी टाइप का स्टैंड हम लोगों का था। हमारा न्यूट्रल स्टैंड था। हम उन राष्ट्रों में थे जिन्होंने उसके लिए सब सेना नहीं दी, जबकि हमारे सारे पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह ने इराक, क्या कहते हैं, सेना अमेरिका के साथ भेजी थी इराक के इन्वेजन के लिए, सद्दाम हुसैन के खिलाफ। यहाँ तक कि हमारे तो विदेश मंत्री वहां जाके सद्दाम हुसैन के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई थी हग करते हुए, वही में इंद्र कुमार गुजराल जी ने, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। तो वो चीजें थी तो अमेरिका के। लेकिन क्या हुआ कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ और सोवियत संघ का विघटन हुआ, उससे पहले ही हमने अपनी जो डाइवर्सिफिकेशन था वो शुरू हो गया था। पश्चिमी देशों में जो राष्ट्र हमारे लिए सबसे पहले और हमेशा खुल के आया वो फ्रांस था। और उसका कारण ये था कि फ्रांस भी पश्चिमी देशों का हिस्सा होने के बावजूद एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना चाहता था। ये चार्ल्स डी गॉल के टाइम से ही चलता था। तो फ्रांस के साथ हमारे संबंध जो है बेहतर रहे। तो अगर आप देखें, जब शुरू में हमने सोवियत संघ के बाहुपाश से निकलना चाहा तो हमारे जो रक्षा सामान जो सबसे ज्यादा हमारे सोवियत संघ से आता था, उसके अलावा हमने फ्रांस से लेना काफी शुरू किया। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, भारत उसी समय करीब करीब एक बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट से भी उभरा। और पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में उनका जो शायद सबसे बड़ा जो कदम था, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया और जो उदारीकरण की नीति है उसने भारत की अर्थव्यवस्था का चरित्र बदल दिया। तो जब आप उदारीकरण करोगे तो आप आ गए एक तरीके से मार्केट इकोनॉमी में और अमेरिका की तरफ। एक और बड़ी जो चीज थी कि इंडियन डायस्पोरा जो अमेरिका में था वो इस दौरान बढ़ने लगा। देखिए, पहले इंडियन डायस्पोरा लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में था। आज अमेरिका के अंदर इंडियन डायस्पोरा ज्यूइश डायस्पोरा से भी ज्यादा अमीर है और समृद्ध है। आप ये सोचिए कि अमेरिका इजराइल का समर्थन क्यों करता रहता है। कई चीजें ऐसी इजराइल करता है जो अमेरिका के पक्ष में नहीं रहती। बड़ी संख्या में इजरायली ज्यूज तो सोवियत रूस से आए हुए हैं और पूर्वी यूरोप से आए हुए हैं, फिर भी अमेरिका समर्थन करता रहता है। और उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है डायस्पोरा। वो डायस्पोरा बहुत पावरफुल है। आज भारतीय डायस्पोरा अमेरिका में ज्यूइश डायस्पोरा से भी शायद ज्यादा प्रभावशाली है। आप आज ये देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी में आपकी उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की है। रिपब्लिकन पार्टी में जो एकमात्र कैंडिडेट आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ रहा है वो भी भारतीय मूल की। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप वाइस प्रेसिडेंट बनाने का सोच रहे हैं विवेक रामास्वामी को, वो भी शायद भारतीय मूल। विवेक रामास्वामी जब कंटेस्ट कर रहे थे रिपब्लिकन में, तब भी वो ये कह रहे थे कि मैं इसलिए कंटेस्ट कर रहा हूं कि मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप को बाद में कोर्ट वोट जो है एलिजिबल कर सकते। तो आप ये देखिए कि आज भारतीय मूल के लोग जो हैं अमेरिका में काफी प्रभावशाली लोग हैं। और भारत और अमेरिका को जोड़ने में मैंने एक मूल्यों की बात की, जनतांत्रिक और बहुलता की जो बात की, और साथ ही साथ ये डायस्पोरा। हम कई बार इसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट भारतीय डायस्पोरा एक बहुत बड़ा सीमेंटिंग फैक्टर है। और भारतीय डायस्पोरा जितना प्रभावशाली हो गया है अमेरिका में, भारत और अमेरिका के संबंध अब खराब नहीं हो सकते। चाहे कुछ भी हो, नीतिगत कितने भी परिवर्तन हो, पर व्यक्ति टू व्यक्ति जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। नहीं, ये जो मैं पूछा था, ये सैंक्शंस का जो है अभी सुनने मतलब मेरे को सुनने में आ रहा है और मेरे को कहीं डाउट भी चल रहा है कि इलेक्शन से पहले इंटरव्यू, क्योंकि अमेरिका भले ही ये बोलता हो कि इलेक्शन में इंटरफेयर मत करो, लेकिन शायद कोई इलेक्शन होगा जहाँ पे अमेरिका वाले इंटरफेयर नहीं करते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग कहीं इलेक्शन में इंटरफेयर करने के मकसद से ये उससे पहले ये सैंक्शन इम्पोज ना करें इंडिया के ऊपर। मुझे अभी लगता नहीं है अमेरिकन इलेक्शन से पहले सैंक्शंस हो जाएं किसी कारण से, वो हो सकता है। अच्छा, वो क्योंकि वहां पे फिर प्रोटेक्शनिज्म आ जाता है कि जो आदमी इफेक्ट हो रहा है इंडियन कंपनीज से, अगर आप उसका समर्थन चाहते हैं,
क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प तो कई बार ये बोल चुके हैं ना इस बार, तो हो सकता है उस तरीके की कुछ चीज के लिए करें। मुझे नहीं लगता कि भारतीय चुनाव से पहले वो ये करना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी विश्लेषक को, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो या भारत में बैठा हो, आज की तारीख में मेरे ख्याल से ये शक नहीं होना चाहिए कि अगले चुनाव में कौन जीतेगा। हाँ, ये तो कह रहा हूँ। तो जब अगर आपको मालूम है कि अगले चुनाव में कोई जीतेगा, तो फिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एग्जैक्टली, क्यों आप बिना बात के गलत काम करो? सर, थोड़ी सी बात करें चाइना के बारे में। चाइना और भारत मेरे लिए सर, मतलब ऑनेस्टली मुझे सचमुच में समझ में नहीं आता। मतलब मैं काफी लंबे टाइम से जियोपॉलिटिक्स फॉलो कर रहा हूँ, है ना, और बहुत सारे मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मिडिल ईस्ट हो गया, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया। चाइना मुझे बहुत कम समझ में पड़ता है, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि वो चाहते क्या है भारत से। कि चाइना भारत के जैसे एक सिविलाइजेशन स्टेट है। जैसे हम अपने अतीत की बात करते हैं, हम विश्वगुरु होने का दावा करते हैं, चाइना भी अपने आप को मिडिल किंगडम मानता है। और चाइना बहुत बड़ा राष्ट्र है। एक जमाना था जब चीन और भारत आधे से ज्यादा दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभालते थे। चाइना का समाज काफी हद तक भारत जैसा है। वहां पे भी परिवार प्रमुख है, फैमिली बेस्ड, अनलाइक वेस्टर्न वर्ल्ड जहां इंडिविजुअल बेस्ड है। तो चाइना और भारत में काफी सिमिलैरिटी है। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हम अधिकांशतः प्राचीन भारत को चीनी नजरों से ही देखते हैं, क्योंकि जो फाहियान ने लिखा, जो ह्वेनसांग ने लिखा, जो आई चिंग ने लिखा, वही हमको प्राचीन भारत के बारे में काफी कुछ दिखलाया। क्योंकि भारतीयों के इतिहास लिखने की प्रवृत्ति जो है बहुत कमजोर थी। चीन के अमेरिकी राजदूत ने कहा था कि भारत ने चीन को 2000 वर्षों तक गुलाम बनाया बिना एक सिपाही भेजे। ये बात हकीकत है। आज भी वहां बौद्ध धर्म का बोलबाला है, और अगर आप चीन में जाएं तो टाओइज्म जो है वो हिंदुइज्म जैसे। अच्छा, जैसे हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस, बिल्कुल सिमिलर मूर्तियों पे किस तरीके से क्या कर रहे हैं। तो चीन और भारत जो सामाजिक संरचना है वो एक जैसी है। इतिहास में अगर आप देखें तो भारत और चीन के बीच में टकराव नहीं हुआ है। हालांकि आजकल चीन के लोग बोलते हैं हमने 1.5 युद्ध किए थे, 2.5 युद्ध किए थे, वो अलग अलग चीजें हैं कि हर्षवर्धन के टाइम में कुछ किया। लेकिन अगर आप चीनी यात्रियों के अकाउंट्स लगाओ तो ऐसा लगता है कि हर्षवर्धन का जो कन्नौज था वो तो दुनिया की सबसे बड़ी शहर था, और क्या मैग्निफिसेंट शहर था, उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है अगर आप पढ़ोगे। उनका राजदूत होता था यहाँ पे, वो सब चीजें। तो भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट टकराव ज्यादा हुआ नहीं। कनिष्क की बात आप करो, कनिष्क ने टकराव किया, तो ये स्थिति हमारी काफी समय तक चली। ऐसे में ही हम 1947 में स्वतंत्र हुए। वो भी विदेशी ताकतों से जूझ रहे थे, हम भी जूझ रहे थे। जब 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई तो भारत उन राष्ट्रों में से था जिसने सबसे सर्वप्रथम चीन को मान्यता दी, कम्युनिस्ट ब्लॉक के बाहर। और इसमें शक की बात नहीं है कि चीन इस बात को मानता था काफी समय तक। एक जमाना था जब चाउ एन लाई किसी विदेशी ट्रिप में जाते थे तो वापस लौटते टाइम वो इनवेरिएबली दिल्ली होकर जाते थे। यहाँ पहले ब्रीफ करते थे क्या हुआ और फिर गए, और हमने उनको बांडुंग में लाए। हमारी समस्या चीन के साथ सीमा विवाद से शुरू होती है। इसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, और इसको भारतीयों को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ कई भ्रांतियां हैं। कई लोग बोलते हैं हमारी सीमा चीन से लगती नहीं है, हमारी सीमा तो तिब्बत से लगती है। मैं खुद ही बोलता हूँ। लेकिन अब देखिए, तिब्बत के साथ समस्या है। अगर आप पुराने जाएं तो तिब्बत बिखरा हुआ राष्ट्र था, कई छोटे छोटे राष्ट्र थे। पश्चिम की ओर एक गुगे करके राष्ट्र होता था, बड़ा डेवलप्ड स्टेट था, जहाँ पोर्चुगीज जेसुइट्स वगैरह गए वहां पे और उन्होंने उसके बारे में लिखा है। अच्छा, पश्चिमी तिब्बत में होता था गुगे, उसको बाद में वो टूट गया, उस पर लद्दाख ने कब्जा कर लिया। पश्चिमी तिब्बत पे लद्दाख का कब्जा हो गया। कालांतर में उससे पहले जो दलाई लामा का जो ऑफिस है ये मंगोल एम्पायर ने बनाया। जो मंगोल एम्परर थे जो चाइना पर शासन कर रहे थे, उन्होंने तृतीय दलाई लामा को शासक बनाया तिब्बत का। अच्छा। और पहला और दूसरा जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ कि पहला ये था दलाई लामा, दूसरा ये था, तीसरे से वो किया। फिर भी एक छोटा सा इलाका था तिब्बत का जो दलाई लामा के अंडर में था। ये शायद बाद में किसी 5th ने या किसने किया, 5वें या 7वें दलाई लामा ने इसको जोड़ा। इससे पहले क्या था कि लद्दाख ने गुगे का जो एरिया था पश्चिमी तिब्बत का जीत लिया था।
तिब्बत जब यूनिफिकेशन हुआ तो इन्होंने फिर लद्दाख को हराया और हराते हुए ये ऊपर चले गए और एक संधि हुई जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ तिंगमोस गैंग। उसने कहा कि आपकी जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज हैं ये ऐसी की ऐसे ही चलेंगी। उसके बाद कालांतर में तिब्बत जो है महाराजा गुलाब सिंह के अंडर में आ गया। महाराजा गुलाब सिंह खुद महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में थे। तो ये सिख एम्पायर का हिस्सा बना। और फिर जब जोरावर सिंह तिब्बत में गए तो ये हमले हुए और फिर एक सिखों के साथ इनकी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ चुशुल जिसे कहते हैं। इसने भी ये कहा कि जो आपकी सीमाएं हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। तो दलाई लामा और तिब्बत और जो चीन का संबंध है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड संबंध है। चीन का एक एम्बन हर वक्त लासा में रहता था, लेकिन तिब्बत और चीन के संबंध वो इसके ऊपर निर्भर करते थे कि चीन कितना शक्तिशाली है और तिब्बत कितना शक्तिशाली है। जब तिब्बत शक्तिशाली होता था तो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता था। कई बार तिब्बत ने चीन पर हमला भी किया है, चीन के इलाके भी जीते कैप्चर किए हैं, काफी किए। लेकिन जब चीन शक्तिशाली होता था तो तिब्बत उसकी सुजरैनिटी में आता था। अंग्रेजों ने 1914 में शिमला में एक कॉन्फ्रेंस की सीमाओं के लिए, जिसमें चीन के प्रतिनिधि को भी बुलाया और तिब्बत के प्रतिनिधि को भी बुलाया। अब चीन के प्रतिनिधि को क्यों बुलाया गया? क्योंकि अंग्रेज भी ये मानते थे कि चाइनीज सुजरैनिटी तिब्बत के ऊपर। अच्छा, ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो जब वो सीमांकन करना चाहते थे तो दो तरीके के सीमांकन होने थे, एक आउटर तिब्बत और एक इनर तिब्बत। और इनर तिब्बत जो था वो चीन का प्रांत होना था और जो आउटर तिब्बत था वो ऑटोनोमस होना था, जैसे इनर मंगोलिया और आउटर मंगोलिया था। अब ये कहा जाता है कि जो चीन का प्रतिनिधि था उसको इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत की बाउंड्री पे ऑब्जेक्शन था। अच्छा, तो उसने उस पर दस्तखत नहीं किए इनिशियल करने के बाद। और 1914 का जो एग्रीमेंट हुआ उसने हमारी पूर्वी सीमाएं, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, मैकमोहन लाइन जिसे हम कहते हैं, उसका सीमांकन किया। बट उस पे चाइना के रिप्रेजेंटेटिव ने दस्तखत नहीं किए। ओके, अब सीमांकन तो हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने सीमा तक कब्जा नहीं किया। अच्छा, और कुछ समय बाद जो तिब्बत के प्रतिनिधि थे, तिब्बत की सरकार भी कहने लगी कि हम इसको ठीक नहीं है। अच्छा, और विशेषकर जो तवांग शहर है वहां पे तिब्बत के अधिकारी रहते थे, वो कर कलेक्ट करते रहे। अच्छा, क्योंकि अंग्रेज वहां पहुंचे ही नहीं। जो तिब्बत की जो मोनेस्ट्री है, तवांग की मोनेस्ट्री, वो सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है लासा की मोनेस्ट्री के बाद। वो मोनेस्ट्री डायरेक्ट तिब्बत से ही कंट्रोल्ड होती रही। ओके, तो ये ऐसी स्थिति हमारी चलती रही स्वतंत्रता तक। ये तो रही बात पूर्व की। पश्चिम में और भी ज्यादा बड़ी समस्याएं थी, क्योंकि पश्चिम में जो इलाका है वहां इंसान रह ही नहीं सकता। उस जमाने में तो कम से कम ये माना जाता था कि यहाँ इंसान तो क्या जानवर भी नहीं रह सकता। लद्दाख वाली तरफ, लद्दाख के ऊपर अक्साई चिन में सबसे कम ऊंचाई जो है 4300 मीटर है। अच्छा, आप ये समझ लीजिए, और ऊंचाई तो 7000 मीटर तक जाती है। तो यही नहीं, ऊंचाई ही नहीं है, ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन तो कम हो ही जाती है। ये एंडोरिक बेसिन है, ज्योग्राफिकली जो भौगोलिक दृष्टि से एक ऐसी क्षेत्र है जहां से पानी का निकास बहुत कम होता है और बहुत कम बारिश होती है, डेजर्ट है। तो जो लेक्स हैं वो वहीं पे पानी एवापोरेट होता रहता है। तो यहाँ की जो लेक्स हैं वो सॉल्ट वाटर है या सोडा वाटर है। अच्छा, तो सॉल्ट वाटर तो फिर भी चल जाता है, नमकीन है, नमक बनता है। लेकिन जो सोडा वाटर ऐश है उसमें सोडा ऐश मिलता है, और जब सोडा ऐश फैलता है ना तो वहां कुछ वनस्पति नहीं हो सकती, क्योंकि वो जमीन को पूरी तरह से बंजर कर देता है, क्योंकि एल्कलाइन कर देता है। तो एल्कलिनिटी के कारण वहां पे, तो ये एरिया ऐसा माना जाता था जहां पे कुछ नहीं हो सकता। अब ट्रीटी ऑफ तिंगमोस गैंग और ट्रीटी ऑफ टुशुल ने ये बाउंड्री बनाई। और जब अंग्रेज थे, अच्छा, अंग्रेजों की एक और समस्या थी। अंग्रेजों की एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रूस जब पूर्व की ओर बढ़ने लगा और रूस के बाद जब वो सोवियत संघ बन गया, तो अंग्रेजों को हर वक्त एक चिंता होती थी कि अगर किसी और यूरोपीय पावर के साथ ब्रिटिश इंडिया का टकराव हुआ तो भारत के अंदर जो इंसर्जेंसीज फैलेंगी उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ब्रिटेन की हमेशा एक कोशिश थी कि किसी भी अन्य यूरोपीय पावर के साथ उनकी डायरेक्ट बाउंड्री ना हो। अच्छा, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आप अफगानिस्तान का कभी नक्शा देखेंगे तो वो जो वखान कॉरिडोर बना हुआ है ना, उसका सिर्फ उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश इंडिया और सोवियत संघ के बीच में
किसी तीसरे राष्ट्र की टेरिटरी रहे। हाँ, ओके, ताकि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। इसके चलते हुए जो जम्मू कश्मीर के उत्तर में इलाका है तकदुम-बश पामीर, वहां पे जम्मू कश्मीर राज्य की एक वासल होती थी स्टेट हुंजा। तो हुंजा का भी वहां पे आधिपत्य था तकदुम-बश पामीर पे। उसके अलावा अगर आप नक्शा देखें तो उत्तर में एक रस्कम घाटी है, वहां पे भी हुंजा का वो था। लेकिन हुंजा एक बड़ी विचित्र रियासत थी। वो जम्मू कश्मीर को भी कर देती थी और तंग एम्परर को भी देती थी। अच्छा, तो कौन रन करता था इस हुंजा रियासत? उसका एक शासक होता था मीर ऑफ हुंजा। ओके। वो मीर ऑफ हुंजा जो है हर साल जो है जम्मू कश्मीर को कर देता था, और चूंकि चाइना बहुत दूर था उनको 3 साल में एक बार दिया जाता था। अच्छा। लेकिन वो जाके बीजिंग नहीं जाता था या नानकिंग नहीं जाता था, जहां पे भी चीन, वो क्या है उनका चाइनीज एम्परर का एक एम्बन होता था जो काशगर में रहता था, उसको जाके देता था। ओके। तो ये एक विचित्रता थी। मैंने हमेशा ये कहा है कि भारत और चीन का जो सीमा विवाद है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, वो डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे में है। जैसे पाकिस्तान और भारत का हमारा बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, भाई ये हमारी सीमा, ये यहाँ पे है। लेकिन चीन के साथ जो है हमारा, वो थोड़ा डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे में है। तो क्या रस्कम घाटी भी हमारे अंडर में थी। उसी तरीके से लद्दाख का जो सीमा थी वो थी, और तो और तिब्बत के अंदर लद्दाख का एक एनक्लेव होता था, मिंसर करके एक जगह थी जो चारों तरफ से लद्दाख से घिरी हुई थी, लेकिन वो लद्दाख के अंडर में आती थी। और लद्दाख चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आ गया तो वो उसका हिस्सा बन गई। तो ये स्थिति थी। तो अंग्रेज कई बार जो है, जब उन्होंने अंग्रेजों को, जब सोवियत संघ बढ़ने लगा तो उन्होंने चाइना के एम्परर को इतनी चिट्ठियां लिखी हैं कि आप आके तकदुम-बश पामीर को कैप्चर करिए और ऑक्यूपाई करिए, आपकी टेरिटरी, आप इसको ऑक्यूपाई करो। क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट उससे रहे। अच्छा। और इसी दौरान इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है चाइना को कि हम ये सोचते हैं कि जो रस्कम और तकदुम-बश है ये आपका टेरिटरी है, और इसके बदले में आप हुंजा के ऊपर जो सुजरैनिटी दिखाते हो खत्म कर दो। ये ब्रिटिश इंडिया ने चाइना वालों को लिखी। चाइनीज कभी किसी चीज का कोई रिस्पॉन्स देते ही नहीं, बट ये एविडेंस हो गया उनके पास है। तो ये हमने भेजी है, तो हमने उसको कभी किया नहीं। जो अपूर्व की तरफ था, तो क्या था कि एक जॉनसन करके वो होता था सर्वेयर, वो महाराजा की नौकरी में आया, उसने एक लाइन बनाई जॉनसन लाइन, उसके हिसाब से पहले जम्मू कश्मीर का सीमांकन किया। तो जो आज की सीमा है वो उसके भी उत्तर में जाती थी, और उसके चलते महाराजा ने जो आज काराकोरम पास है उसके उत्तर में एक फोर्ट बनाया था वहां पे। लेकिन फिर महाराजा ने रियलाइज किया कि यहाँ पे सेना रखना बड़ा असंभव है, तो 1 साल के अंदर उन्होंने उसको हटा लिया। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने एक जॉन अर्डक थे, क्या कहते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, उन्होंने उसको मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा कि यार ये जॉनसन लाइन तो डिफेंसिबल नहीं है, उन्होंने एक जॉनसन आर्डक लाइन बनाई। उसके बाद एक और लाइन बनी, सॉरी इस टाइम आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। तो वो अंग्रेज बार बार ये लाइनें भेजते रहे हो, चाइना के साइड से कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं, बट एविडेंस वो इकट्ठे करते चले गए। लेकिन अंग्रेज कभी ये लाइन यूज करते थे, कभी ये लाइन यूज करते थे। स्वतंत्रता के बाद जब हम शुरू में स्वतंत्र हुए, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। शुरू में जो अक्साई चिन का इलाका है वहां पे हमारी बाउंड्री नहीं होती थी। अच्छा। जो हमारे शुरू के नक्शे हैं उसमें वहां पे एक सफेद पैच होता था, ओके, और ये लिखा आता था बाउंड्री इन दिस जोन नॉट डिलिनिएटेड। ये इंडिया के ऑफिशियल नक्शे थे 1954 तक। अच्छा। 1954 में उस समय जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट होता था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का या विदेश मंत्रालय का, मुझे याद नहीं, प्रोफेसर गोपाल उसके हेड होते थे, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बेटे थे। उन्होंने पंडित नेहरू को बताया कि भारत के जो क्लेम्स हैं इस इलाके में वो बहुत सशक्त हैं, और 1954 के बाद हमने जॉनसन आर्डक लाइन को फॉलो करते हुए अपने नक्शे बनाए। ओके। उसके बाद जितने भी पुराने नक्शे थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, और उसके बाद से भारत सरकार की हर मैप में यही लाइन दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा पीछे जाएंगे। सन 47 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ने अपने सारे पड़ोसी राष्ट्रों को स्वतंत्रता के समारोह में निमंत्रण दिया, लेकिन एक राष्ट्र ऐसा था जिसने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने उल्टा टेलीग्राम भेजा हमको। वो थी हिज होलीनेस की एम्पायर तिब्बत की, दलाई लामा की। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप हमारे 5 इलाकों पे कब्जा करके बैठे हो, आप उसको खाली करो
हाँ। और स्वतंत्रता की तो बात ही गई। इस टाइप का रिएक्शन दिया इनकी ओर से। तो खैर भारत सरकार कुछ नहीं किया, हमने जो था वो था। उसके बाद 50 में चीन ने पहली बार तिब्बत पे अपना कब्जा जताया, तो भारत मान गया। 54 में हमने पंचशील की ट्रीटी की, जिसके अंतर्गत जो हमारे तिब्बत के अंदर जो विशेषाधिकार थे वो हमने समाप्त किए। अब सही किए गलत किए इसके ऊपर और प्रश्न हो सकते हैं, एक डिफरेंट डिबेट हो गई है। क्यों? क्योंकि रहते तो हमारा वहां पे प्रभुत्व बना रहता, पर साथ ही साथ ये भी सच है कि अगर वहां पे लड़ाई होती तो हम उसको डिफेंड करने की स्थिति में नहीं होते। देखिए क्या है कि कई चीजें जो है ना दोनों तरह से सोची जा सकती है। जैसे अगर आप आगे चलोगे तो आप देखोगे कि लद्दाख क्षेत्र में हमने फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई। जब चीनियों ने बोला कि हम ये जगह, उन्होंने अपने नक्शे बनाने शुरू किए, तो हम पोस्ट बना देते थे जितना आगे जा सके बिना सोचे कि सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उस टाइम ये सोचना था कि भाई युद्ध तो नहीं होगा, पर पोस्ट है तो हमारी जमीन है। एग्जैक्टली। लेकिन जब युद्ध हुआ तो ये कोई भी पोस्ट जो थी डिफेंसिबल तो थी नहीं। क्योंकि उसके कोई सपोर्ट करने का तरीका ही नहीं था, वो अकेले लोग थे। रसद के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। रास्ता भी हो तो महीनों में जाएगा, भाई अब जब दूसरा युद्ध एक महीने बाद जाके क्या करेगा? तो वही तो ये चीजें सोचने की हैं। इसके बारे में काफी कुछ विचार किया जा सकता है, और इसके चलते ये जो है सीमा विवाद बढ़ता रहा। जब बढ़ता रहा, पहले चाइना वाले बोलते थे हम इसको सुधार लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, और धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया, और फिर वो घुसपैठ करते रहे। और अल्टीमेट जो इसका कल्मिनेशन था 62 का युद्ध हुआ, जो 62 का युद्ध जो है कई घटनाओं की सीरीज है। हाँ, सीरीज ऑफ इवेंट। लेकिन जो है जिसको मेन युद्ध कहा जाता है वो तवांग क्षेत्र में जो चीनियों का आना था। वो पहले दौर में आए, उन्होंने तवांग कैप्चर किया, और जो दूसरा हमला था वो और ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसमें वो करीब करीब तेजपुर के बाहर आ गए। और तेजपुर के बाहर आ गए और तेजपुर को हमने पूरी तरह से इवैक्यूएट कर दिया। यहां तक कि करेंसी नोट भी जला दिए, ट्रेजरी को जलाया गया। अच्छा, ये आप समझिए, हर आदमी तेजपुर से निकाल दिया गया। अच्छा, सिर्फ 8 जर्नलिस्ट थे जो टी प्लांटर्स क्लब में रुके थे, बस उन्हीं के अकाउंट है। आप बीजी वर्गीस वगैरह का पढ़ें तो वो लिखेंगे। लेकिन चीनी खुद हतप्रभ थे, क्योंकि उनके पास ना उतना सपोर्ट था ना कुछ था। वो तेजपुर के बाहर आके रुक गए, और फिर वो वापस चले गए, क्योंकि उनके पास भी कोई रसद सामग्री नहीं। वो भी बहुत आगे आ गए। दुर्भाग्य से हम लड़े नहीं उसमें। अगर हम उसे लड़ते तो ये जो धब्बा है हमारे ऊपर ये नहीं लगा रहता। और सेना के प्रमुख ने उस टाइम नेहरू जी को शायद ये बोला कि अब चीनी तेजपुर तक आ गए तो अब असम का बचना मुश्किल है। अच्छा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई। और नेहरू जी ने ऑल इंडिया रेडियो पर जाकर ये बोल दिया कि माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम, जो आज भी उत्तर पूर्व के लोग आपके खिलाफ यूज करते हैं कि जब मौका पड़ा तो आपने हाथ साथ छोड़ दिया। आपने तो हमें छोड़ दिया। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा कांड हुआ उस वक्त। ही एक स्थिति है। अब उसके बाद से जो स्थिति आप जानते हैं, तो 62 के बाद सर यहाँ एक मेरे माइंड में एकदम से बात आई, आप मुझे कंफर्म करिएगा। अभी थोड़े दिन पहले रमी जी आए थे यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो फिर तो ये जो नॉर्थ ईस्ट में ये जो इंसर्जेंस ग्रुप है, ये लोग यूज करते होंगे इसको? बिल्कुल करते हैं। आप पूछिएगा, उनसे पूछिएगा। आसाम के लोग तो इस बात को कई बार बोलते हैं कि आपने तो हमें छोड़ दिया था। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा है, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज थी। लेकिन चीनी आए और वापस चले गए। वापस कहां तक चले गए? वहां तक जहां से वो आए थे, मैकमोहन लाइन के करीब करीब नॉर्थ चले गए। 62 से लेके 80 तक हमने वो एरिया मिलिटरीली ऑक्यूपाई नहीं किया। अच्छा, ये जनरल सुंदर जी के टाइम में था कि जब हमने फोर्स आगे बढ़ाया, और हमारे अंदर, हमारी सेना के अंदर, हमारे शासन के लोगों के अंदर एक इस तरीके का भय बैठ गया कि हमने यहाँ पे सड़क नहीं बनवाई, चीनी आ जाए। हाँ, ये तो अजीब हुआ। ये एक अजीबोगरीब वो थी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसी सड़क हो जिसमें लोग एक ही तरफ जा सकते हैं। फिर बाद में जो विचार बदले और डेवलपमेंट हुआ, 84 के दशक में एक काफ़ी कॉन्फ्रंटेशनल पोजीशन हुई। उससे पहले 67 में नाथुला के पास सिक्किम में झड़प हुई, जिसमें चीनियों को हमने काफ़ी डिसाइसिव रूप से नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद बॉर्डर में एक शांति सी स्थापित। चीनियों का जो डिप्लॉयमेंट था वो बॉर्डर से काफ़ी पीछे रहता था। वो बॉर्डर पे जो पॉइंट था वहां तक नहीं रहते थे,
वो आते थे और जाते थे। हमने जहां तक है अधिकांश क्षेत्रों में हम बॉर्डर के पास हमने अपनी चेक पोस्ट बनाई, हम बिल्कुल अंत तक पहुंचे 80s के बाद, और वो चलता रहा। धीरे धीरे पीस और ट्रैंक्विलिटी की ट्रीटी साइन हुई, कहा कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे होगा, और इस तरीके की चीजें चलती रही और फिर संबंध बेहतर होने लगे, व्यापार बढ़ता चला गया, और आज चीन भारत का एक सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कह सकते हैं, दूसरे नंबर का कह सकते हैं अमेरिका के बाद। वो भी स्टैटिस्टिक्स का मुद्दा है। बट ये शी जिनपिंग साहब को क्या चाहिए वापस ये सीमा विवाद चालू करा इन्होंने? देखिए क्या हुआ कि मैंने बताया ना, काफी समय तक हमने जो है बॉर्डर एरिया में टर्बुलेंस नहीं रखा। अब धीरे धीरे हमने भी अपनी तैयारियां शुरू की, चिंता वहां पे भी है। देखिए अगर आप चीन की सेना का जो डिप्लॉयमेंट है वो देखेंगे, तो जो चीन का पूरा पश्चिम चीन है उसके लिए एक कमांड है, वो चेंगडू में बैठती है, उसके अंडर में जिनजियांग, तिब्बत सब है, इतना बड़ा क्षेत्र है। और अगर आप उनकी चीन की बाकी कमांड्स देखोगे तो वो पूर्वी तट के उधर साइड में 4 कमांड्स हैं उनकी वहां पे, क्योंकि उनका मोस्ट डेवलप इलाका उधर की साइड ही है ना, डेवलप्ड इलाका, पॉपुलेशन उधर है। उनको ताइवान के साथ थ्रेट थी, वो भी उधर था, तो उन्होंने इस तरफ। लेकिन अभी तक क्या था कि वो लोग तो थे, उनकी तरफ तो सड़क वड़क बन चुकी थी, हमारी नहीं थी। तो दूसरा क्या कि उनकी जो आर्थिक प्रगति हुई, जो 80 के दशक से शुरू होके, तो चीन की अर्थव्यवस्था जो हमसे कमजोर थी, हमसे काफी आगे निकल गई, तो विकास खूब हुआ। तो जब डेवलपमेंट होते हैं, कंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो दोनों साइड में। प्लस क्या है कि चीन, अब क्या है, जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो जो इनिशिएटिव है ना बॉर्डर एरियाज में पहुंच जाता है। दूसरा, कम्युनिस्ट शासन होने के बावजूद चीन पूरी तरह से एक मोनोलिथ नहीं है, वहां पे भी शासन के अंदर टकराव चलता रहता है। जैसे जब ली केचियांग प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपना पहला विदेशी दौरा भारत का किया, एक में। लेकिन जब ली केचियांग आए तो चीन की सेना अंदर घुस गई। अब इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये कि पीएलए के अंदर ऐसे लोग हैं जो ली केचियांग को नहीं चाहते, उन्होंने किया। एक दूसरा भी एंगल है, अगर आप रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसके अनुसार करीब 400 बार चीन की सेना ने भारत की सीमा के अंदर घुसे साल में। चीन की रक्षा मंत्रालय इसी तरीके से रिपोर्ट निकालती कि भारत की सेना 500 बार उनकी सीमा के अंदर गई। पर हम अभी चीन की बात नहीं करते, हम भारत की बात। जिन इलाकों में अतिक्रमण या घुसपैठ होती है, वहां ऐसा मौसम होता है कि साल के कम से कम 100 दिन तो आदमी जानवर कोई जा ही नहीं सकता। तो मतलब ये है कि बाकी 200 दिन में आपने 400 बार घुसपैठ हुई, यानी हर दिन करीब 2 तो होती है एवरेज औसत के हिसाब से। तो कुछ कारण ऐसे भी हैं कि मीडिया उसी टाइम इस चीज को उछालता है जब कोई चीनी अधिकारी आता है। ये भी एक रीजन हो सकता है। अब क्या रीजन है ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई ऐसी विदेशी शक्तियां भी हैं जो ये भी नहीं चाहती कि भारत और चीन के बीच में किसी भी तरीके से साठगांठ हो। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि मतलब मुझे मैं ऐसे बैठे बैठे एक दिन सोच रहा था, सॉरी मैंने आपको टोका, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि अगर भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूट खत्म हो जाते हैं, है ना, भारत और चीन ऑब्वियसली बात है यूनाइट होके नहीं, लेकिन एक फ्रेंडली वे में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये जो वेस्टर्न पावर्स है इनके लिए तो सबसे बड़ा थ्रेट है। बिल्कुल। तो फिर जो एशियन सेंचुरी की हम बात करते हैं, तो एशियन सेंचुरी तो आई जाती है ना फिर। एग्जैक्टली। तो ये तो इनके इंटरेस्ट में है। कोई शक की बात नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ मीडिया चैनल्स को पश्चिमी देशों से पैसा मिलता है इस बात के लिए कि ये दोनों राष्ट्र एक साथ ना आए। पर ये एक बात है, लेकिन चीन ने पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी चीजें की हैं जो असहनीय है। भाई आपने जो किया, जो भी कारण हो, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अब जो स्थिति है, जो बॉर्डर पे बैठा हुआ कमांडर करता है, उसका एक कदम देश को तो उसे बैकअप करना ही पड़ेगा, चाहे वो सही करे या गलत करे। तो ये स्थिति है। तो चीन के साथ हमारी समस्याएं हैं। मेरा यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सैनिक रूप से हम चीन का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हैं। मेरे हिसाब से आज तो ही, अब तो आज बिल्कुल, तो इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए
कि हमारी सेना चीन की सेना को बॉर्डर पर मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। और एक चीज और बता दूं, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा चीन की कैपेसिटी अपने सोल्जर्स को वहां डिप्लॉय करने की कम होती चली जाएगी। और इसमें एक सामाजिक व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ है। चीन ने दशकों तक सिंगल चाइल्ड पॉलिसी रखी। वो जो पैम्पर्ड चाइल्ड है ना, वो सेना में जाने के लिए तैयार नहीं है। एक चीज समझ। दूसरी, जनसंख्या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। यंग पीपल जो सेना में जा सकते हैं वो नहीं है। तकनीकी रूप से चीन बहुत प्रगति कर रहा है और ये बात हम साफ समझ लें। विशेषकर कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें वो आज अमेरिका से भी आगे निकल रहा है, जैसे एआई वगैरह है, इसमें चीन ने काफी प्रगति की है, बायो वॉरफेयर की फील्ड में और ये सब। तो तकनीकी रूप से वो अपनी एज बना के रखेगा इसमें। लेकिन जहां तक सवाल टेरेन का है, देखिए तिब्बत हाई ऑल्टीट्यूड पे, वहां की एयरफील्ड से जब कोई वायुयान टेक ऑफ करेगा तो वो पूरा लोड नहीं ले जा सकता। हमारी एयरफील्ड जो है प्लेन्स में है, वो ज्यादा पेलोड के साथ टेक ऑफ कर सकती है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। हमें यहाँ पे कुछ फायदे हैं जिसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। लेकिन चीन के अंदर जो है एकाधिकार है। चीन को लगता है, चीन की भारत के प्रति नीति क्या है, उनको ये लगता है पहला रिक्वायरमेंट भारत अमेरिका का एलाई ना बन जाए। दूसरा, भारत वैश्विक रंगमंच पे हमारा चैलेंजर ना बन जाए। दो कॉन्ट्रडिक्टरी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो चीन आजकल क्या करना चाहता है कि आपके सारे पड़ोसियों के साथ एंगेज करना चाहता है, जिससे कि भारत दक्षिण एशिया के अंदर ही सीमित रहे। तो ये इसकी ट्विन पॉलिसी और उसी के अंतर्गत ये काम करता रहता है और उसी के अंतर्गत काम चल रहा है। उसको मालूम है कि हमारे पास उनके खिलाफ काफी लेवरेज हैं, जैसे तिब्बत हो गया, समुद्र हो गया, क्योंकि चीन की भौगोलिक स्थिति जो है भारत जैसी अच्छी नहीं है। चीन का जो समुद्र का एक्सेस है वो सीमित है और सीमित है, और वो ऐसा है कि वहां से निकलने वाला हर जहाज किसी ना किसी अन्य राष्ट्र के आसपास से गुजरेगा और जहां पे दूसरे राष्ट्र उसकी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भारत के साथ ये नहीं है। दुनिया का एकमात्र राष्ट्र जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है वो भारत है। हिंद महासागर हमारे नाम पर है। तो ये इसीलिए है क्योंकि हमारा निर्बाध रूप से हमारे इतनी बड़ी कोस्ट है, वेस्ट और ईस्ट कोस्ट जो ओपन है, बिल्कुल सीधे आप समुद्र में जा सकते हैं। तो वो स्थिति नहीं है। तो हमारे पास चीन के खिलाफ भी लेवरेज हैं। पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम अर्थव्यवस्था में और प्रगति करें और आगे बढ़ें। साथ ही साथ एक और चीज है जिसको हमें समझना चाहिए। चीन के खिलाफ हमारे पास सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा है, जिसका हमने अभी तक पूरा प्रयोग नहीं किया है। चीन के अंदरूनी क्षेत्रों में अगर आप चले जाएं और आप बोलें कि आप योगा जानते हैं, तो लोग आपके पैर छूने के लिए तैयार हैं। आज भी चीन के इंटीरियर में, विशेषकर पश्चिमी चीन के जो अंदरूनी हिस्से हैं, वहां पे भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है। एक जो स्पिरिचुअल पावर है, नॉलेज का सेंटर है, ऐसा समझा जाता है। बस हमें उसको एग्जीक्यूट करना सही तरीके में। दूसरा एक और चीज है कि 70 साल के कम्युनिस्ट शासन के दौरान इन्होंने धर्म को खत्म किया। तो जो मेन स्ट्रीम चाइना था, महायान बुद्धिज्म, वो काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्योंकि 70 साल तक कम्युनिज्म अपने आप में धर्म था। आज चीन में कम्युनिज्म धर्म नहीं है, क्योंकि चीन नाम के लिए तो कम्युनिस्ट है, अब तो बहुत डिस्टेंस, पर वो आइडियोलॉजी तो है ही नहीं। तो जो वहां का युवा है, अब वो स्पिरिचुअल मूविंग्स को ढूंढ रहा है। अब महायान बुद्धिज्म खत्म हो गया क्योंकि संघ को उन्होंने खत्म कर दिया। तो क्या हो रहा है, इनवेरिएबली वो लोग या तो रोमन कैथोलिसिज्म की तरफ जा रहे हैं या वज्रयान बुद्धिज्म जो तिब्बतन वाला है उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उससे अलाइन करेंगे। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन हिंदुइज्म और हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल फेथ्स हैं उनके लिए बहुत स्कोप है। पता नहीं अगर आपने देखा हो, जब श्री श्री रविशंकर ने यमुना के तट पर वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल किया था, सैकड़ों चीनी थे जो चीन का झंडा उछा के नाच रहे थे वो इंडिया की। और ये काफी स्ट्रॉन्ग पावर है, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग पावर है और चीनी इसको समझते हैं। और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने एक एडवाइजरी इशू की थी, बिवेयर ऑफ इंडियन सेक्ट्स। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी धर्म को नहीं समझती और इसीलिए देखोगे कि धर्म के खिलाफ जो उनका रिएक्शन होता है बड़ा ही डी-जर्क रिएक्शन होता है, जिसे कहते हैं। पहले फालुंग गोंग था, उसके खिलाफ इन्होंने क्या क्या नहीं किया। फालुंग गोंग क्या है, योगिक पोस्चर्स ही करते हैं। अगर आप देखो, फालुंग गोंग जो है एक तरीके का योगा ही है और कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे वो एक्सरसाइजेस करते हैं जो योगिक पोस्चर्स हैं। उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ किया, कई चर्चेस डिमोलिश किए। जिनजियांग वगैरह में इस्लाम के खिलाफ देखो, इन्होंने रमजान के मौके में इमामों की दाढ़ियां शेव कर दी, बच्चों को जबरदस्ती खाना खिलाया, इमामों को डांस करवाया। अब री एजुकेशन कैंप्स चल रहे हैं। तो रिलीजन और रिलीजन के जो पुल है
उसको कम्युनिस्ट पार्टी नहीं ऑफ समझते। चाइना समझती नहीं है, और इसलिए उनका जो रिएक्शन होता है काफी नीजर होता है। एक दूसरा जो हमारा सॉफ्ट पावर का जो टूल बहुत पावरफुल है वो है बॉलीवुड। हमारी जो फिल्में हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक संरचना चीन के जैसे है, हमारी फिल्में वहां बहुत हिट हो सकती हैं, पर दुर्भाग्य से क्या है कि लिमिट है आज की तारीख में। शायद 8 फिल्में साल की आप उसको सबटाइटल के साथ रिलीज कर सकते हो। अच्छा। पर अगर हम चीनी सबटाइटल्स के साथ इनको किसी सोशल मीडिया या किसी उसके माध्यम से इनको देने लगे, मैं आपको एक बार बताता हूँ। एक बार मैं कुनमिंग में गया था। कुनमिंग जो है यूनान प्रांत की राजधानी है, और इंटीरियर में बिल्कुल हमारे अरुणाचल के पूर्व में है। इनफैक्ट दक्षिण में होगी। अगर आप अरुणाचल के सुदूर पूर्वी पार्ट से देखें तो उससे दक्षिण पूर्व में है, उत्तर में भी नहीं है वो एक्चुअली। वहां पे एक कार का ड्राइवर था मेरा, कोई एक शब्द अंग्रेजी का नहीं आता, लेकिन गाना उसने 3 इडियट्स का लगा रखा। अगर आप देखें 3 इडियट्स, दंगल, इंग्लिश मीडियम, जो चीज चाइनीज सोसाइटी के साथ राइम करती है ना, और फैमिली ओरिएंटेड मूवीज, वो जो चीजें हैं वो चली वहां पे। आज वैसे तो बहुत सारी चर्चा करनी थी आपसे, और बहुत सारी चर्चा करेंगे भी। मैं आपको और भी बहुत बार बुलाऊंगा। काफ़ी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर भी मैं आपसे बात करने की इच्छा है। जियोपॉलिटिक्स पे भी आपके साथ में और विषय में बात करेंगे, बट आज समय की कमी की वजह से आपकी फ्लाइट का समय भी हो गया तो आज का ये चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आप सर जयपुर आए, आप लोगों ने दर्शकों के लिए ये सब चीज़ों पे बात करी, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।